सिंहासन। लासा में अपनी पहली सर्दियों के बारे में मुझे बहुत कम याद है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मेरे मन में गहरे तक बैठी हुई है। मेरे साथ जुड़े हुए नामग्याल मठ में साल के आखिरी महीने में छम नृत्य की परंपरा है। इसमें मठ के लामा अपने नृत्य के माध्यम से पिछले वर्ष की बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। लेकिन यह मौका आने तक अभी मुझे आधिकारिक तौर पर गद्दी पर नहीं बैठाया गया था, इसलिए यह उचित नहीं समझा गया कि मैं पोताला महल में जाकर इस नृत्य को देख सकूं। लेकिन लोब्सांग साम्तेन को मेरी माँ अपने साथ ले गई। यह मेरे लिए बहुत ईर्ष्या पैदा करने वाली बात थी। जब वह उस शाम देरी से लौटा तो उसने मुझे नर्तकों की लंबी छलांगों और उनके झूमते हुए नृत्य की बातें बताकर मुझे खूब चिढ़ाया। अगले साल यानी 1940 में मैं लगातार नोर्बुलिंका में ही रहा। उस साल वसंत और गर्मी के महीनों में मुझे अपने माता पिता के साथ लगातार रहने का मौका मिला। मुझे दलाई लामा के रूप में चुने जाने पर उन्हें अपने आप ही तिब्बत के सभ्रांत परिवारों में शामिल कर लिया गया तथा उन्हें काफ़ी सारी संपत्ति भी दी गई। मेरे वहां रहने वाले दिनों में उन्हें भी महल के अहाते में एक घर में रहने की हर साल छूट मिलती थी। उन दिनों मैं अक्सर अपने एक अनुचर के साथ चोरी छिपे उनसे मिलने चला जाया करता था। आमतौर पर मुझे इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां निभाने वाले रीजेंट मेरी इस तरह की गुपचुप यात्राओं की अनदेखी कर दिया करते थे। हालांकि मेरे व्यवहार के बारे में मुख्य जिम्मेदारी उनकी ही थी। मुझे आमतौर पर खाने के समय माता पिता के साथ होना ज़्यादा अच्छा लगता था। इसका कारण ये था कि एक भिक्षु बालक होने के नाते मुझे कुछ खास तरह के भोजन जैसे अंडे और सुअर का मांस खाने की मनाही थी। इसलिए मैं ऐसी चीजें केवल अपने माता पिता के घर में ही खा सकता था। मुझे याद है कि एक बार मेरे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ग्योप कैंपो ने मुझे अंडे खाते हुए देख लिया था। उन्हें इसका बहुत सदमा लगा और मुझे भी। मैंने चिल्लाकर उन्हें वहां से चले जाने को कहा। मुझे याद है एक और मौके पर जब मेरे पिता चटखारे लेकर सुअर का मांस खा रहे थे, तब मैं उनके सामने एक छोटे कुत्ते की तरह बैठा उन्हें निहार रहा था, इस उम्मीद से कि शायद वह मुझे भी थोड़ा सा मांस दे दें। और उन्होंने मुझे दिया भी। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। कुल मिलाकर लासा में मेरा पहला साल बहुत हंसी खुशी के साथ बीता। मैं अभी भी भिक्षु नहीं बन पाया था और अभी मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी थी। उधर लोब्सांग साम्तेन के लिए भी यह वर्ष बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि कुंभों से पढ़ाई छूटने के बाद उसे उस साल स्कूल जाने से छुट्टी मिल गई थी। 1940 की सर्दियों में मुझे पोताला महल ले जाया गया, जहां मुझे सरकारी तौर पर तिब्बत के धार्मिक नेता के रूप में गद्दी पर बैठाया गया। उस समारोह के बारे में मुझे कोई खास बात अच्छी तरह याद नहीं है, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि मुझे उस दिन पहली बार सिंहासन के ऊपर बैठाया गया था, जो लकड़ी का एक विशाल आसन था और जिसमें तरह तरह के जवाहरात लगे हुए थे। यह आसन पोताला महल के पूर्वी हिस्से के मुख्य दरबार हाल सीशी फुत्सोक में रखा हुआ था। दरबार के इस नाम का अर्थ है आध्यात्मिक और सांसारिक पुण्य कर्मों का कक्ष। उसके तुरंत बाद ही मुझे शहर के बीचों बीच बने हुए जोखांग मंदिर ले जाया गया, जहां मुझे एक नए भिक्षु के रूप में दीक्षा दी गई। इस समारोह के दौरान मेरे बाल काटे गए, जिसे तिब्बती में टॉफ्यू कहा जाता है। इसके बाद मुझे हमेशा घुटे हुए सिर और भिक्षुओं के मेरून लाख जैसे रंग वाले चोगे में रहने का निर्देश था। इस समारोह के बारे में भी मुझे कुछ खास याद नहीं है, सिवाय इसके कि समारोह के दौरान जब मैंने रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए नृतकों को देखा तो मैं बाकी सब कुछ भूलकर उत्सुकता के साथ लोब्सांग साम्तेन से बोला, अरे देखो वहाँ क्या है। इस समारोह में रेलिंग रिम्पोछे ने मेरे बालों की लंठी काटी। उन्हें मेरे वयस्क होने तक राज्य का कार्यकारी प्रधान यानी रीजेंट नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उन्हें मेरा प्रधान शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। शुरू में मैं उनके सामने बहुत सावधानी भरा व्यवहार करता था, लेकिन जल्दी ही मैंने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया। उनके नैन नक्श बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन मुझे याद है कि उनकी नाक हमेशा बंद रहती थी। वो एक बहुत कल्पनाशील इंसान थे और आमतौर पर बहुत शांत रहते थे तथा कभी गुस्से में नहीं आते थे। उन्हें पिकनिक पर जाने और घोड़ों की सवारी करने का बहुत शौक था। इसका एक नतीजा वह हुआ कि वो मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र बन गए।
लेकिन दुर्भाग्य से अपने रीजेंट काल के दौरान वो काफ़ी विवादास्पद व्यक्ति बन गए थे और उनकी सरकार भी काफ़ी भ्रष्ट हो गई थी। उदाहरण के लिए सरकार में ऊंचे ऊंचे पदों पर आने के लिए पैसे खर्च करना आम बात हो चुकी थी। जिस समय मुझे दीक्षा दी गई उस समय एक अफवाह ये फैली हुई थी कि रेलिंग रिम्पोछे मेरे बाल काटने के योग्य नहीं है। यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य की कसम को तोड़ा है और इसके कारण वह भिक्षु बने रहने के योग्य नहीं हैं। उनकी इस बात के लिए भी आलोचना हुई कि उन्होंने राष्ट्रीय संसद में उनकी आलोचना करने वाले एक अधिकारी को सजा दी थी। तिब्बती परंपरा के अनुसार मेरा पुराना नाम लहामो थोंडुप भी बदल दिया गया और मैंने उनका नाम जाम्फेल येशे स्वीकार किया और इस तरह मेरा पूरा नाम जाम्फेल नावांग लोब्सांग येशे तेंजिंग ग्यात्सो हो गया। रेलिंग रिम्पोछे को मेरा प्रमुख अध्यापक नियुक्त किए जाने के अलावा मुझ पर एक कनिष्ठ अध्यापक ताथाग रिम्पोछे को भी नियुक्त किया गया जो बहुत आध्यात्मिक, मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे। मेरी पढ़ाई के बाद अक्सर वह हल्की फुल्की बातें और लतीफ़े भी सुनाते थे जिसमें मुझे बहुत आनंद आता था। बाद में मेरे आरंभिक वर्षों में ही मेरी खोज के लिए गए दल के नेता क्यूत्सांग रिम्पोछे को अनौपचारिक तौर पर मेरा तीसरा अध्यापक नियुक्त किया गया। वे मुझे तब पढ़ाते थे जब बाकी अध्यापक किसी कारण मौजूद न हों। क्यूत्सांग रिम्पोछे मुझे खासतौर से बहुत अच्छे लगते थे। मेरी ही तरह वे भी आमदो के ही थे। वे इतने दयालु थे कि मैंने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। जब मैं पढ़ रहा होता था तो पढ़ाई में उत्तर देने के बजाय मैं कई बार उनकी गर्दन में बाहें डालकर लटक जाता था और कहता था, बस आप ही पढ़ते रहिए। बाद में जब मैं 19 वर्ष का हो गया और त्रिजांग रिम्पोछे को मेरा कनिष्ठ अध्यापक नियुक्त किया गया तब उन्होंने त्रिजांग रिम्पोछे को चेतावनी दी थी कि वह मेरे सामने मुस्कुराए नहीं वरना मैं उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस तरह की व्यवस्था बहुत देर नहीं चल पाई। जब मैंने अपना भिक्षु वाला अध्ययन शुरू किया जब रेलिंग रिम्पोछे ने रीजेंट वाला पद छोड़ दिया था क्योंकि वह काफ़ी बदनाम हो चुके थे। हालांकि तब मैं 6 साल का था लेकिन फिर भी मुझसे ये पूछा गया कि रेलिंग रिम्पोछे के स्थान पर किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने ताथाग रिम्पोछे का नाम सुझाया। तब वो मेरे वरिष्ठ अध्यापक बना दिए गए और उनके स्थान पर लिंग रिम्पोछे को कनिष्ठ अध्यापक नियुक्त किया गया। ताथाग रिम्पोछे तो बहुत भले आदमी थे, लेकिन लिंग रिम्पोछे बहुत चुपचाप रहने वाले और सख्त किस्म के व्यक्ति थे और मैं उनसे सचमुच डरा करता था। मैं तो उनके नौकर को भी देखकर डर जाता था, यहाँ तक कि मुझे जल्दी ही उनके पैरों की आहट की भी पहचान हो गई। इस आहट को सुनकर ही कई बार मेरा दिल धड़कना भूल जाता था। लेकिन आखिरकार मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई और हमारे बहुत अच्छे संबंध बन गए। बाद में 1983 में उनकी मृत्यु तक हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बने रहे। वे मेरे बहुत नज़दीकी विश्वासपात्र हो गए थे। मेरे 3 अध्यापकों के अलावा मेरे लिए 3 अनुचरों की भी नियुक्ति की गई। वे तीनों भिक्षु थे। ये थे छयोपोन खेम्पो जो धार्मिक कर्मकांड के प्रमुख थे, स्योलपोन खेम्पो जो मेरी रसोई के प्रमुख थे तथा सिम्पोन खेम्पो जो कि मेरे वस्त्र संबंधी मामलों के प्रमुख थे। सिम्पोन खेम्पो का नाम केनराप तेंजिन था जो मुझे खोजने के लिए गए दल के सदस्य थे और जिनकी पैनी आंखों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। जब मैं बहुत छोटा था तब रसोई के मुखिया के साथ मुझे बहुत प्रेम हो गया था। ये प्रेम इतना अधिक था कि मैं हमेशा उन्हें अपने सामने देखते रहना चाहता था, भले ही मुझे दूर से पर्दों के बीच में से उनका चोगा दिखता रहे। तिब्बती घरों में आम तौर पर दरवाजे पर लटका पर्दा ही दरवाजे जैसा काम करता है। सौभाग्य से मेरे इस व्यवहार को वे बर्दाश्त कर लेते थे। वे बहुत दयालु और सादे इंसान थे और तकरीबन पूरी तरह गंजे थे। वे कहानियाँ सुनाने के मामले में बहुत माहिर नहीं थे। न मेरे साथ खेलने के प्रति उनको कोई उत्साह होता था, लेकिन मुझे इसकी खास फिक्र नहीं थी। मैं हमेशा इस रिश्ते के बारे में हैरान होकर सोचता रहा हूँ। अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता किसी बिल्ली के बच्चे या किसी दूसरे छोटे जानवर और उस व्यक्ति के बीच वाला रिश्ता था जो उसे खाना खिलाता है। मैं कई बार सोचता हूँ कि किसी के लिए खाना लेकर आना उन दोनों व्यक्तियों के बीच संबंधों का एक बहुत बड़ा आधार होता है। भिक्षु बनने के तुरंत बाद मेरी आरंभिक शिक्षा शुरू हो गई। तब मुझे केवल पढ़ना सिखाया जाता था।
मुझे और लोब्सांग साम्तेन को इकट्ठे पढ़ाया जाता था। मुझे अपने स्कूल के कमरे बहुत अच्छी तरह याद हैं। उनमें से एक पोताला में था और दूसरा नोरबुलिंका में। आमने सामने की दीवारों पर दो चाबुक टंगी रहती थीं। एक पीले रेशम की थी और दूसरी चमड़े की। मुझे बताया गया कि रेशमी चाबुक दलाई लामा के लिए थी और चमड़े वाली दलाई लामा के भाई के लिए। सजा देने के इन यंत्रों ने हम दोनों को बहुत डराया हुआ था। कई बार मेरे अध्यापक जब इन चाबुकों की ओर नजर उठाते थे तो इतने भर से ही मैं डर के मारे कांपने लगता था। लेकिन सौभाग्य से पीली रेशमी चाबुक का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर चमड़े वाली चाबुक को जरूर एक या दो बार दीवार से नीचे उतारा गया। बेचारा लोब्सांग साम्तेन, वह इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था जैसा मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारे के पिटने का रिश्ता उस तिब्बती कहावत से जुड़ा हुआ था जिसका मतलब है, भेड़ को डराने के लिए बकरी की पिटाई करो। बेचारे को मेरे नाम पर कष्ट सहना पड़ता था। हालांकि मुझे और लोब्सांग साम्तेन को कभी अपनी उम्र के दोस्त बनाने की छूट नहीं दी गई, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों की कभी कमी नहीं हुई। नोरबुलिंका और पोताला में सफाई कर्मचारियों या कमरों का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों की कोई कमी नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोग अधेड़ उम्र के थे, अपनर थे और कई ऐसे थे जो सेना की नौकरी के बाद वहां नियुक्त किए गए थे। उनका काम था कमरों को साफ रखना और इस बात का ध्यान रखना कि फर्श हमेशा चमकते रहें, फर्श पालिशदार रहें। इस बारे में मैं बहुत चौकस रहता था क्योंकि मुझे उन पर स्केटिंग करने में बहुत मजा आता था। बाद में लोब्सांग साम्तेन को मुझसे अलग कर दिया गया क्योंकि जब हम दोनों इकट्ठे होते थे तब हमारा व्यवहार बहुत खराब होता था। उसके बाद यही कर्मचारी मेरे संगी साथी थे। वे ऐसे साथी थे जो अपनी बड़ी उम्र के बावजूद एकदम बच्चों की तरह मेरे साथ खेलते थे। जब लोब्सांग साम्तेन को एक निजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया उस समय मैं 8 साल का था। मेरे लिए यह बहुत दुख भरा परिवर्तन था क्योंकि अकेला वही था जो परिवार के साथ मेरा संपर्क सूत्र था। अब उसके साथ मेरी मुलाकातें केवल पूर्णिमा के दिन के लिए रह गई जब स्कूल में छुट्टी होती थी। जब भी वह छुट्टी से वापस लौटता तब मैं उसे जाता हुआ देखने के लिए खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता था। मेरा दिल तब दुख से भर जाता था जब मैं उसे दूर गुम होता हुआ देखता था। हर महीने की इन मुलाकातों के अलावा मुझे उन मुलाकातों का इंतजार रहता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने आती थीं। जब वे आती थीं तो वे अक्सर मेरी बड़ी बहन सेरिंग दोलमा को भी साथ लाती थीं। मुझे उनका आना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वे हर बार अपने साथ ढेर सारी खाने की चीजें लाती थीं। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती थीं और उनकी बनाई हुई पेस्ट्री तथा बेकरी की चीजें परिवार में बहुत लोकप्रिय थीं। जब मैं अपनी किशोरावस्था में पहुंचा तब मेरी माँ अपने साथ मेरे सबसे छोटे भाई तेंजिन चोग्याल को भी साथ लाने लगी। वो मुझसे 12 साल छोटा है और मेरे हिसाब से मेरे मुकाबले अगर कोई भी और ज्यादा अक्खड़ बच्चा था तो वह तेंजिन चोग्याल ही था। उसका एक खास खेल होता था हमारे माता पिता के घर की छत पर खच्चरों को चढ़ा देना। मुझे याद है कि एक बार जब वो बहुत छोटा सा लड़का था, वह खच्चर पर चढ़कर आया और मुझसे बोला कि माँ ने खासतौर से कसाई से कहकर सुआ का मांस मंगवाया है। मांस के मामले में यह एक बहुत बुरी बात थी क्योंकि हमारे समाज में मांस खरीदना भले ही मना नहीं था लेकिन ऑर्डर देकर मांस मंगवाना बुरी बात मानी जाती थी। इसका मतलब होता था कि कसाई आपके आदेश पर जानवर की हत्या कर रहा है। मांसाहारी भोजन के मामले में तिब्बतियों का नजरिया कुछ अजीब सा ही है। बौद्ध धर्म में हालांकि मांस खाने की मनाही नहीं है लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि अपने भोजन के लिए किसी जानवर की हत्या नहीं की जानी चाहिए। तिब्बती समाज में भी मांस खाने की छूट है, बल्कि यह जरूरी भी है क्योंकि हमारे यहाँ सांपाक सत्तू के अलावा भोजन में और कुछ खास नहीं होता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जानवरों की हत्या की छूट थी। ये काम दूसरों के लिए छोड़ दिया गया था। ये काम करने वाले कुछ लोग मुस्लिम थे जो लासा में आकर बस गए थे। वे अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। उनकी वहाँ अपनी मस्जिद भी थी। पूरे तिब्बत में कई हजार मुसलमान रहते थे जिनमें से लगभग आधे लोग कश्मीर से आए थे और बाकी चीन से आकर वहाँ बसे थे। मुझे खासतौर से याद है कि एक बार मेरी माँ मेरे लिए मीट पकाकर लाई।
ये सॉसेज थे जिसमें चावल और कीमा भरा हुआ था। ये हमारे इलाके ताकतसेर की एक खास सौगात थी। मुझे याद है कि मैं पूरे के पूरे मीट को अकेले ही खा गया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने अपने नौकरों को इसके बारे में बताया तो मुझे उन्हें भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। इतना सारा मीट खाने के कारण मैं अगले दिन बीमार पड़ गया। इस घटना के कारण मेरे रसोई प्रमुख की नौकरी जाते जाते बची। ताथाग रिम्पोछे का मानना था कि यह सब रसोई प्रमुख की गलती के कारण हुआ है। आखिरकार मुझे सच्चाई बताने पर मजबूर होना पड़ा। मेरे लिए यह एक अच्छा खासा पाठ था। हालांकि पोताला महल देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन रहने के मामले में ये बहुत अच्छा नहीं था। इसे लाल पहाड़ी नाम वाली एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इसका निर्माण महान 5वें दलाई लामा के जीवन काल के अंतिम दौर में 17वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। उससे पहले वहां एक छोटा भवन था। जब 1682 में 5वें दलाई लामा की मृत्यु हुई तब तक ये भवन पूरा नहीं हुआ था। उनके विश्वासपात्र प्रधानमंत्री देसी सांगे ग्यात्सो ने अगले 15 साल में महल के पूरा होने तक दलाई लामा की मृत्यु का समाचार दुनिया से छिपाए रखा। वो लगातार लोगों को यही बताते रहे कि दलाई लामा एक लंबी समाधि और एकांतवास में व्यस्त हैं। पोताला महल महज एक महल ही नहीं था। इसकी 4 दीवारी में न केवल सरकारी दफ्तर और कई गोदाम थे बल्कि इसमें नामग्याल मठ भी था। नामग्याल का अर्थ है विजयी। इसमें 175 भिक्षु रहते थे। कई पूजागृह भी इसमें थे। इनके अलावा एक स्कूल था जहां अध्ययन के बाद युवा भिक्षु सरकार में सेधुन स्तर के अधिकारी बनते थे। जब मैं बच्चा था तब मुझे रहने के लिए महान 5वें दलाई लामा का निजी बेडरूम दिया गया जो 7वीं यानी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। ये कमरा बहुत ठंडा था और इसमें रोशनी भी बहुत कम आती थी। मुझे शक है कि 5वें दलाई लामा के बाद इस कमरे को शायद ही कभी छुआ गया था। इसमें रखी गई हर चीज़ पुरातनकालीन थी और महत्वपूर्ण थी। कमरे की चारों दीवारों पर विशालकाय पर्दे टंगे हुए थे जिन पर सदियों पुरानी धूल ज्यों की त्यों जमी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक विशालकाय प्रतिमा थी। उसके सामने ढेर सारे दिए जलते रहते थे जिनमें द्री गाय का घी भरा रहता था जो बदबू के कारण महकता रहता था। इसके अलावा वहां कई कटोरे रखे रहते थे जिनमें तरह तरह की खाने वाली प्रसाद की सामग्री तथा बोधिसत्वों को अर्पित किया गया जल रखा रहता था। हर रोज चूहों की एक सेना इस भोजन पर मौज उड़ाती थी। धीरे धीरे मैं इन नन्हे जीवों में रुचि लेने लगा था। वे बहुत खूबसूरत थे और प्रसाद खाते समय उन्हें मुझसे डर नहीं लगता था। रात को जब मैं अपने बिस्तर में सो रहा होता था तो मैं अपने इन साथियों के इधर उधर कूदने फांदने की आवाज़ें सुन सकता था। कई बार ये मेरे बिस्तर के ऊपर भी चढ़ आते थे। प्रतिमा के अलावा उस कमरे में फर्नीचर के नाम पर इकलौता मेरा पलंग ही था। ये लकड़ी के एक विशाल बक्से से बना हुआ था जिसके भीतर गद्दे और तकिए भरे रहते थे। पलंग के चारों ओर लाल पर्दे लटके रहते थे। चूहे अक्सर इन पर्दों के ऊपर चलते हुए घूमते थे। मैं अपने बिस्तर में कंबलों में दुबका हुआ कई बार उनके टपके हुए पेशाब को महसूस कर सकता था। पोताला और नोरबुलिंका में मेरी दिनचर्या लगभग एक ही जैसी रहती थी। अंतर केवल इतना था कि जब गर्मियों में मैं नोरबुलिंका में रहता था तब हर काम 1 घंटा पहले खिसका दिया जाता था। लेकिन मेरे लिए ये कष्ट की बात नहीं थी क्योंकि मैंने कभी भी सूरज उगने के बाद सोते रहना पसंद नहीं किया। एक बार मुझे याद है जब मैं सामान्य से ज़्यादा देर सोता रहा था। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि लोब्सांग साम्तेन पहले से ही खेल में जुटा हुआ था। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। पोताला में मैं 6 बजे के आसपास जाग जाता था। कपड़े बदलने के बाद मैं कुछ देर के लिए प्रार्थना और ध्यान लगाता था जो लगभग 1 घंटे तक चलता था। उसके बाद 7 बजने के कुछ देर बाद ही मेरा नाश्ता कमरे में आता था। नाश्ते में मुझे हमेशा चाय, संपा और शहद या चीनी वाला कैरामेल दिया जाता था। उसके बाद केनराप तेंजिन के साथ मेरा पढ़ाई का पहला पीरियड शुरू होता था। जब मैंने पढ़ना सीख लिया और 13 वर्ष का हो गया तब तक यह इसी तरह चलता रहा। तिब्बती भाषा में 2 तरह से लिखा जाता है, एक है ऊ चेन और दूसरा ऊ में। एक का इस्तेमाल पांडुलिपियां लिखने के लिए और दूसरी का सरकारी दस्तावेज और व्यक्तिगत पत्र आदि लिखने के लिए किया जाता है।
मेरे लिए केवल में लिखना सीखना ही जरूरी था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी अपने ही प्रयासों से चेन लिखनी सीख ली। जब भी मैं सुबह सुबह की इन कक्षाओं के बारे में सोचता हूँ तो मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। जिस समय मैं अपने धर्म शिक्षा वाले अध्यापक के सामने बैठकर पढ़ रहा होता था, उस समय साथ वाले कमरे में मेरे कर्मकांड वाले अध्यापक के मंत्रों को मैं आसानी से सुन सकता था। मेरी कक्षा दरअसल एक वरांडा था जिसमें पौधों के गमलों की कई कतारें रखी होती थीं। यह मेरे सोने वाले कमरे के एकदम निकट था। यहाँ बहुत सर्दी होती थी, लेकिन यहाँ अच्छी रोशनी होने के कारण मैं आसानी से उन काली चिड़ियों को देख सकता था जिनकी खूबसूरत लाल चोंच बहुत आकर्षक थी और जो पोताला महल में उस ऊंचाई पर अपने घोंसले बनाया करती थीं। कर्मकांड वाले अध्यापक मेरे ही सोने वाले कमरे में बैठकर पाठ करते थे, लेकिन उनकी एक अजीब आदत ये थी कि सुबह की प्रार्थना करते समय वह बीच में ही सो जाते थे। जब भी ऐसा होता तो उनकी आवाज़ अचानक धीरे धीरे ऐसे डूबती हुई अचानक ठप हो जाती, जैसे किसी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज़ धीमी होती चली जाती और वो बुदबुदाते हुए फिर अचानक एकदम चुप हो जाते। उनकी आवाज़ तब तक बंद रहती जब तक वे अचानक फिर से जाग नहीं जाते। जागते ही वह फिर से मंत्रों का शुरू से जाप करने लगते, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने कहाँ छोड़ा था। कई बार ऐसा होता कि वे मंत्रों का कई बार जाप करते। ये सब मेरे लिए बहुत मजाकिया बात होती, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी था। बाद में जब मुझे इन प्रार्थनाओं को याद करने का समय आया, तब तक मुझे ये प्रार्थनाएं पहले से ही काफ़ी याद हो चुकी थीं। लिखाई सीखने के दौर के बाद याद करने का दौर शुरू हुआ। इसमें मुझे बौद्ध प्रार्थनाओं और लेखों को याद करके बाद में दिन में उन्हें मुंह जुबानी बोलना होता था। मुझे ये बहुत बोर करने वाला लगता था, क्योंकि मैं याद करने के मामले में तो बहुत तेज था, लेकिन ये भी सच था कि मैं जितनी जल्दी याद करता था उतनी ही भूल भी जाता था। सुबह की पढ़ाई से मुझे 10 बजे राहत मिलती जब सरकारी अधिकारियों की बैठक होती थी। भले ही मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी इस बैठक में मुझे भी हिस्सा लेना होता था। शुरू से ही मुझे इस सब की आदत डाली जा रही थी, क्योंकि तिब्बत का आध्यात्मिक नेता होने के साथ साथ बाद में मुझे देश का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व भी संभालना था। पोताला में वह सभा भवन मेरे कमरे से एकदम सटा हुआ था जहां ये बैठकें होती थीं। सरकारी अफसर इस बैठक के लिए दूसरी और तीसरी मंजिलों पर बने हुए दफ्तरों से आते थे। ये बैठकें बहुत औपचारिक किस्म की होती थीं और इनमें अधिकारियों के लिए उस दिन की जिम्मेदारियों और कामों को पढ़कर सुनाया जाता था। इसके अलावा मेरे बारे में व्यवहार के नियमों का बहुत कड़ाई से पालन होता था। मेरी मंत्री परिषद के प्रधान डोनर छेन्मो मेरे कमरे में आते थे और मुझे उस सभा कक्ष तक ले जाते थे जहां पहले मेरा स्वागत रीजेंट करते थे और उसके बाद मेरी काशाग मंत्रिमंडल के 4 सदस्य अपनी वरिष्ठता के हिसाब से बारी बारी से करते थे। सुबह सरकारी अफसरों के साथ बैठक के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ जाता, जहां फिर से पढ़ाई का काम शुरू हो जाता। अब मेरे कनिष्ठ अध्यापक की बारी होती थी, जिनके सामने मैं अपना वह पाठ दोहराता था जो मैंने सुबह याद किया होता था। फिर वह अगले दिन के लिए मेरे सामने पाठ पढ़ते और पढ़ने के साथ साथ वह उसके बारे में मुझे विस्तार के साथ बताते भी चले जाते। पढ़ाई का ये क्रम दोपहर तक चलता रहता। तब एक घंटी बजाई जाती थी। आमतौर पर यह घंटी एक घंटे के बाद बजाई जाती थी, लेकिन जब भी घंटी बजाने वाला एक बार घंटी बजाना भूल जाता तब वह दोपहर में 13 बार घंटी बजाता था। दोपहर के समय शंख भी बजाया जाता था। तब इस नन्हे दलाई लामा की दिनचर्या का सबसे रोचक काम शुरू होता था, खेलकूद। मैं इस मायने में बहुत भाग्यशाली था कि मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरा एक अधिकारी, जो भारत की सीमा के निकट ग्रामों में नियुक्त था, मुझे अक्सर विदेशी खिलौने भेजा करता था। इसके अलावा वह मेरे लिए सेब भी भेजता था। लासा आने वाले विदेशी अधिकारी भी मेरे लिए उपहार लाया करते थे। इन उपहारों में मुझे एक मेकेनो सेट बहुत प्रिय था, जो मुझे ब्रिटिश व्यापार मिशन के प्रमुख ने लाकर दिया था। उनका एक कार्यालय हमारी राजधानी में था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने मेकेनो के ऐसे कई सेट इकट्ठे कर लिए थे।
जब मैं 15 साल का हुआ तब तक मेरे पास लगभग सभी तरह के मेकेनो हो गए थे, जिनमें बहुत आसान वाले भी थे और सबसे कठिन वाले भी। जब मैं 17 साल का था तब 2 अमेरिकी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लासा आया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पत्र के अलावा वे लोग अपने साथ गाने वाली खूबसूरत चिड़ियों का एक जोड़ा और सोने की एक शानदार घड़ी भी लाए। ये दोनों बहुत शानदार उपहार थे, लेकिन जहां तक लासा आने वाले चीनी अधिकारियों के लाए हुए उपहारों की बात है, वे मुझे कभी पसंद नहीं आए। आखिर एक छोटे से लड़के के लिए रेशम की गांठों का क्या महत्व हो सकता है। मेरे प्रिय खिलौनों में से एक चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी भी थी। शीशे के बने हुए सिपाहियों का एक खूबसूरत सेट भी था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने शीशे को पिघलाना सीख लिया और उन सिपाहियों को पिघलाकर मैंने उनसे भिक्षु बना लिए थे। इन सिपाहियों को मैं युद्ध के खेल खेलने में इस्तेमाल करता था और इसमें मुझे बहुत आनंद भी मिलता था। मैं उन्हें युद्ध के मैदान में तैनात करने और किलेबंदी करने में बहुत रुचि लेता था। जब युद्ध शुरू होता था तो पूरी किलेबंदी को नष्ट होने में केवल कुछ ही मिनट लगते थे। इनके अलावा मैं सांपा सत्तू से टैंकों और हवाई जहाज़ों के मॉडल भी बनाता था और उनसे भी इसी तरह के खेल खेलता था। ऐसे एक खेल में सबसे पहले अपने बड़ी उम्र के साथियों के बीच एक मुकाबला कराता था, जिसमें उन्हें तरह तरह के मॉडल बनाने होते थे। सभी को मैं बराबर मात्रा में सांपा दे देता था। इस सांपा से उन्हें आधे घंटे के भीतर ही अपनी अपनी एक सेना का निर्माण करना होता था। उसके बाद मैं इस मुकाबले का फैसला करता था। खेल के इस दौर में हारने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी होशियार था। अक्सर मैं खराब बने हुए मॉडलों को खेल से बाहर कर दिया करता था। उसके बाद मैं अपने बने हुए कुछ मॉडल अपने विरोधी पक्ष को दुगने दाम पर बेच देता था। यानी मॉडल बनाने में जितना सत्तू खर्च होता था उससे दुगना सत्तू उनसे लेता था। इस तरह से मेरे हिस्से में न केवल एक ताकतवर सेना आती थी, बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा सौदा कर लेने का सुख भी। उसके बाद युद्ध शुरू होता था। हालांकि अब तक के खेल में मेरी ही मर्जी चलती थी, लेकिन उसके बावजूद इस आखिरी दौर में मैं खेल में हार जाता था। मेरे साथ खेलने वाले सफाई कर्मचारी मुझे युद्ध वाले खेल के दौरान किसी भी तरह की रियायत नहीं देते थे। मैं कई बार दलाई लामा होने की अपनी हैसियत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती थी। मैं पूरा दम लगाकर खेलता था। बहुत बार मैं अपना आपा भी खो बैठता था और गुस्से में घूंसे भी चला देता था, लेकिन इसके बावजूद वे मेरा लिहाज नहीं करते थे। कई बार तो वे मुझे रुला भी डालते थे। एक और खेल जिसमें मुझे आनंद मिलता था वह था सैनिक कवायद, जिसे मैंने नोरबू थोंडुप से सीखा था, जो मेरा बहुत प्रिय सफाई कर्मचारी था। वह सेना में रह चुका था। मुझमें लड़कपन के दौर में हमेशा इतनी ऊर्जा रहती थी कि मुझे शारीरिक खेल खेलना बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक खास किस्म का खेल बहुत प्रिय था। ये छलांग लगाने वाला खेल था, लेकिन खतरनाक होने की वजह से इस पर सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस खेल में लकड़ी के एक लंबे फट्टे को लगभग 45 डिग्री के कोण पर खड़ा करके उसके ऊपर दौड़ते हुए चढ़ना होता था और ऊपर पहुंचने के बाद छलांग लगानी होती थी। अपने आक्रामक रवैये के कारण एक बार मैं भारी मुसीबत में फंसते फंसते बचा। मैंने अपने पूर्ववर्ती दलाई लामा के निजी सामान में से एक फौजी छड़ी ढूंढ निकाली थी, जिसकी मूठ हाथी दांत की बनी हुई थी। मैं इसे अपनी निजी छड़ी की तरह इस्तेमाल करने लगा था। एक दिन मैं इस छड़ी को अपने सिर के ऊपर खूब तेजी से घुमा रहा था कि अचानक ही यह छड़ी मेरे हाथ से छूट गई और सीधी घुमती हुई लोब्सांग सामतेन के चेहरे से जा टकराई। चोट लगते ही वह धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि मैंने उसे जान से मार डाला है, लेकिन कुछ क्षणों तक जमीन पर पड़ा रहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसकी दाहिनी आंख के ऊपर एक गहरे छेद में से खून बुरी तरह बह रहा था। बाद में इस घाव में संक्रमण हो गया और उसे ठीक होने में बहुत समय लगा। बेचारा लोब्सांग सामतेन जिंदगी भर के लिए उसके चेहरे पर एक भद्दा सा निशान बन गया। दोपहर में 1 बजे के तुरंत बाद हल्का भोजन मिलता था। पोतला महल की स्थिति कुछ ऐसी थी कि दोपहर में इस समय मेरा कमरा धूप से एकदम भर जाता था, लेकिन 2 बजने तक धूप धीरे धीरे खिसक जाती और कमरे में फिर से धुंधलका छा जाता।
ये क्षण मुझे बहुत बुरे लगते थे। कमरे में छाया के लौटने के साथ ही मेरा दिल भी उदास हो जाता था। दोपहर के बाद वाली पढ़ाई खाने के जल्दी बाद ही शुरू हो जाती थी। पहले 1.5 घंटे में सामान्य शिक्षा का पीरियड चलता था। ये कक्षा मेरे कनिष्ठ अध्यापक लिया करते थे। पढ़ाई में मेरा ध्यान लगाए रखने के लिए वे हर कोशिश किया करते थे। लेकिन मैं ऐसा विद्यार्थी था जिसे सभी विषयों से बराबर नफरत थी। मेरी पढ़ाई में भी वही विषय शामिल रहते थे जो बौद्ध शिक्षा में डॉक्टरेट उपाधि पाने के लिए भिक्षु विद्यार्थी पढ़ते थे। ये बहुत ही असंतुलित किस्म का पाठ्यक्रम था और यकीनन 20वीं सदी में किसी देश के नेता को तैयार करने के मामले में एकदम नकारा था। मेरे पाठ्यक्रम में 5 मुख्य और 5 छोटे विषय थे। मुख्य विषय थे तर्क, तिब्बती कला एवं संस्कृति, संस्कृत, चिकित्सा विज्ञान और बौद्ध दर्शन। यह आखिरी विषय बहुत महत्वपूर्ण लेकिन बहुत कठिन है। इसे 5 भागों में बांटा जाता है: प्रज्ञापरमिता, माध्यमिका, विनय, अभिधर्म और प्रमाण। छोटे 5 विषय थे काव्य, संगीत और नाटक, ज्योतिषशास्त्र, छंदविन्यास और समानार्थी शब्द। लेकिन जहाँ तक डॉक्टरेट उपाधि की बात है वो विद्यार्थियों को केवल बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र के आधार पर दी जाती थी। इस कारण 1970 वाले दशक के मध्य तक मुझे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना पड़ा और चिकित्सा जैसे उन कई विषयों का भी जिन्हें अध्ययन करने का मुझे इससे पहले पूरा समय नहीं मिला था। तिब्बत में भिक्षुओं की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तर्कशास्त्र है, यानी तर्क करने की कला। इसमें 2 विद्यार्थी आमने सामने होकर बारी बारी से एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और दूसरा उनका उत्तर देता है। ऐसा करने से शरीर के कई हावभावों का भी जोरदार प्रदर्शन किया जाता है। जब एक व्यक्ति सवाल रखता है तो वह अपनी बाईं हथेली को आगे बढ़ाता है और दाईं हथेली को सिर के ऊपर से घुमाते हुए लाकर बाईं पर पटकता है। इस तरह ताली की आवाज पैदा करने के साथ साथ वह अपना बायां पैर भी आगे बढ़ाकर जमीन पर पटकता है। उसके बाद वह अपने दाएं हाथ को खींचते हुए बाएं से परे ले जाता है और उसे अपने विपक्षी के सिर के निकट तक ले जाता है। सामने वाला व्यक्ति जिसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है शांत बैठा रहता है और अपना पूरा ध्यान उत्तर देने पर लगाता है। वह अपने विपक्षी को छकाने के लिए अपना पूरा ध्यान तर्क पर केंद्रित रखता है, जबकि सामने खड़ा हुआ विपक्षी लगातार कूदफांद करता रहता है। इस तरह के शास्त्रार्थ में हास्य का पुट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो भी अपने विपक्षी के तर्कों पर चुटकियां लेकर जवाब देता है उसे तर्क में अधिक तेज माना जाता है। यही कारण है कि तर्कशास्त्र उन लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है जो स्वयं अशिक्षित हैं। यहाँ तक कि वे इस बौद्धिक कुश्ती की बहुत सारी बातें समझ भी नहीं पाते, लेकिन इस तरह की बहस का वे भी जोरदार आनंद उठाते हैं। पुराने समय में बंजारों और लासा से दूर दूर के इलाकों से आने वाले लोगों को मठों के भीतर बरामदों में चलने वाले इस शास्त्रार्थ को सुनते हुए और आनंद लेते हुए देखा जा सकता था। किसी भी भिक्षु की बौद्धिक उपलब्धियों को उसके तर्कशास्त्र में ज्ञान के आधार पर नापा जाता है। यही कारण है कि दलाई लामा के तौर पर मुझे न केवल बौद्ध दर्शन और तर्क में पारंगत होना था बल्कि इस शास्त्रार्थ की कला में भी मुझे माहिर होना था। इसलिए जब मैं 10 साल का हुआ तब मैंने इन विषयों का बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन शुरू कर दिया। जब मैं 12 साल का था तब मुझे तर्कशास्त्र पढ़ाने के लिए और तर्क की कला सिखाने के लिए मेरे लिए 2 तसेनशाह विशेषज्ञ नियुक्त किए गए। दोपहर बाद मेरे पढ़ाई के पहले पीरियड के बाद का अगला 1 घंटा मुझे ये सिखाने के लिए निर्धारित था कि उस दिन के विषय पर होने वाले तर्क में किस तरह से हिस्सा लिया जाए। उसके बाद 4 बजे चाय का समय होता था। चाय के बारे में एक खास बात यह है कि दुनिया में अगर चाय पीने के मामले में ब्रिटिश लोगों को कोई पीछे छोड़ता है तो वह तिब्बती ही हैं। हाल ही में मैंने चीन सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ आंकड़े देखे थे जिसमें ये दावा किया गया था कि तिब्बत पर हमले से पहले चीन से तिब्बत में 1 करोड़ टन चाय का हर साल आयात होता था। यह असंभव है क्योंकि अगर ये आंकड़े सच हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तिब्बती 1 साल में औसतन 2 टन चाय पी जाता है। ये तय है कि ये आंकड़े सिर्फ इस नज़र से तैयार किए गए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि तिब्बत आर्थिक रूप से चीन पर कितना अधिक निर्भर था। लेकिन फिर भी ये कम से कम ये तो जरूर दिखाता है कि हम तिब्बती लोग चाय के कितने प्रेमी हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी अपने देशवासियों की ही तरह चाय का इतना अधिक प्रेमी हूँ। तिब्बती समाज में परंपरा से ही चाय में नमक डाला जाता है और दूध के बजाय उसमें दरी गाय के मक्खन का इस्तेमाल होता है। चाय अगर ढंग से बनाई गई हो तो निश्चित ही यह एक बहुत अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक पेय है। चाय का स्वाद बहुत हद तक मक्खन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। पोतला के रसोई घरों में नियमित रूप से ताजे और अच्छी चिकनाई वाले मक्खन की सप्लाई की जाती थी। इस कारण वहाँ जो चाय बनती थी वो सचमुच बहुत शानदार होती थी। यही वह दौर था जब मैंने चाय का सचमुच आनंद लिया। लेकिन आजकल मैं आमतौर पर ब्रिटिश तरीके की चाय पीता हूँ, सुबह भी और शाम को भी। दोपहर के बाद मैं सादा गर्म पानी पीता हूँ। यह आदत मैंने 1950 वाले दशक में अपनी चीन यात्रा के दौरान विकसित की थी। कहने को तो ये बहुत स्वादहीन होता है, लेकिन असल में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत अच्छी आदत है। तिब्बती चिकित्सा व्यवस्था में गर्म पानी को सबसे पहली दवाई के रूप में स्वीकार किया गया है। चाय का दौर समाप्त होने के बाद दोनों तसेनशप भिक्षु आते थे और मैं अगला घंटा उनके साथ तर्कशास्त्र तथा वाद विवाद का अध्ययन करने में लगाता था। इस अध्ययन में कई तरह के गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा होती थी। उदाहरण के लिए यह प्रश्न कि मन की प्रकृति आखिर क्या है। आखिरकार लगभग 5:30 बजे जाकर दिन की ये गतिविधियां समाप्त होती। समय के बारे में एकदम सही जानकारी दे पाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि तिब्बत में लोग घड़ी के साथ इतना तालमेल नहीं रखते हैं जितना दूसरे देशों के लोग रखते हैं। वहाँ काम को अपनी सुविधा के हिसाब से शुरू किया जाता है और सुविधा को देखते हुए पूरा किया जाता है। वहाँ जल्दबाजी को आमतौर पर दूर से ही सलाम किया जाता है। मेरे अध्यापक के जाते ही मैं दौड़ता हुआ सीधा छत पर जा पहुँचता। अगर पोताला होता तो मैं अपनी दूरबीन भी साथ ले जाता। यहाँ से लासा का दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई देता था, खासतौर से इस पवित्र नगरी में जोखांग मंदिर के आसपास का इलाका ऊंचाई से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता था। मेरी सबसे अधिक रुचि शोल गांव में होती थी, जो लाल पहाड़ी के ठीक निचले छोर पर बसा हुआ था। इस गांव में ही सरकारी जेल थी। यही वह समय होता था जब कैदियों को जेल के अहाते में घूमने फिरने की छूट मिलती थी। मैं उन्हें अपना दोस्त मानता था और उनकी गतिविधियों का दूरबीन से बहुत ध्यान से अध्ययन किया करता था। उन्हें भी इस बात का पता रहता था। जब भी मैं उन्हें दिखाई दे जाता वे जमीन पर लेटकर साष्टांग किया करते थे। मैं उन सबकी शक्लें पहचानता था और मुझे तुरंत पता चल जाता था कि उस दिन कौन सा कैदी रिहा हो गया है और कौन सा नया कैदी वहां आया है। उस अहाते में जलाने वाली लकड़ी और जानवरों के चारे के ढेरों को देखने में भी मुझे आनंद आता था। दूरबीन के इस मुआयने के बाद घर के भीतर खेलने का समय होता था। शाम के खाने से पहले मैं अक्सर ड्राइंग किया करता था। 7 बजने के ठीक बाद मेरा खाना आता था। इस खाने में चाय हमेशा रहती थी। इसके अलावा सूप, दही और मेरी माँ की बनाई हुई कई तरह की ब्रेड भी रहती थी। सूप में अक्सर कुछ मीट भी होता था। हर सप्ताह तरह तरह की ब्रेड बनाकर मेरी माँ मेरे लिए भिजवाती थी। लेकिन इनमें से मुझे सबसे प्रिय मेरे प्रांत आमदों वाली वह छोटी छोटी गोल रोटी होती थी, जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत हल्की और नरम होती थी। बहुत बार मैं अपना ये भोजन अपने सफाई कर्मचारियों के साथ लिया करता था। वे सभी ढेर सारा खाना खाते थे। उनके चाय के कटोरे इतने बड़े होते थे कि उसमें पूरी केतली उड़ेली जा सकती थी। इसके अलावा बाकी अवसरों पर मैं अपना भोजन नामग्याल मठ के भिक्षुओं के साथ लिया करता था। आमतौर पर मैं अपना भोजन उन 3 भिक्षुओं के साथ लिया करता था जिन्हें मेरे लिए नियुक्त किया गया था। कभी कभी मेरे चिकयाब खेम्पो प्रधान अधिकारी भी हमारे साथ शामिल रहते थे। लेकिन जब वह खाने में शामिल नहीं होते थे तब वातावरण बहुत मज़ेदार और हंसी भरा रहता था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सर्दी के दिनों में शाम के समय जब हम आग जलाकर उसके आसपास बैठे सूप पी रहे होते थे, तब खिड़की के बाहर बर्फ से लदी हुई हवा की गूंज वातावरण पर छाई रहती थी। खाने के बाद मैं 7 मंजिल नीचे सीढ़ियों से उतरकर आंगन में जाता था, जहां मुझे घूमते फिरते हुए धार्मिक पुस्तकों से प्रार्थनाओं का जाप करना होता था। लेकिन ये कुछ बड़े होने के दौर की बात है। उससे पहले जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे ये सब नहीं करना होता था।
उन दिनों मैं अपना समय या तो पुरानी कहानियों को मन ही मन दोहराता था या फिर उन कहानियों की कल्पना करता था जो मुझे बाद में कभी सुनाई जानी थीं। ज़्यादातर मौक़ों पर सोने से पहले मुझे जो कहानियाँ सुनाई जाती थीं वे दैवीय किस्म की कहानियाँ होती थीं जो डराने वाली होती थीं। लगभग 9 बजे जब मैं अपने कीड़ों मकोड़ों से भरे हुए कमरे में अपने बिस्तर में घुसता उस समय मैं अक्सर इन कहानियों के कारण डरा हुआ होता था। इनमें से सबसे अधिक डरावनी एक ऐसी कहानी थी जिसमें विशालकाय उल्लू छोटे-छोटे लड़कों को रात के अंधेरे में उठाकर ले जाते थे। ये कहानी जोखांग मंदिर में दीवारों पर बनाई गई एक चित्रकथा पर आधारित थी। इस कहानी के कारण मैं रात होते ही घर के भीतर घुस जाता था। पोताला और नूरबुलिंका में मेरी दिनचर्या बहुत बंदी बंधाई रहती थी। इसमें बदलाव केवल तभी आता था जब या तो त्योहारों का मौसम होता था या फिर जब मेरे एकांतवास के दिन होते थे। समाधि के दिनों में मेरे साथ एक अध्यापक, कभी-कभी दोनों या फिर नामग्याल मठ के कुछ अन्य वरिष्ठ लामा भी रहते थे। आमतौर पर हर साल सर्दियों के दौरान मैं एक बार एकांतवास में जाता था। आमतौर पर यह एकांतवास 3 सप्ताह चलता था। उस दौरान केवल मढ़ाई का एक छोटा सा दौर होता था, लेकिन मुझे बाहर जाकर खेलने की छूट नहीं होती थी। इस दौरान लंबी प्रार्थना और अध्यापकों की देखरेख में समाधि ही मुख्य गतिविधियां रहती थीं। बचपन के दिनों में ऐसा नहीं होता था कि हर बार मुझे यह आनंददायक लगे। तब मैं अपना ज़्यादातर समय अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर झांकने में बिताता था। उत्तर वाली एक खिड़की में से सेरा मठ दिखाई देता था जिसके पीछे पहाड़ियां थीं। दक्षिण वाली खिड़की के सामने विशाल सभाकक्ष था जिसमें सुबह सरकार की बैठकें होती थीं। इस सभा भवन में कई बहुमूल्य और पुराने थानका लटके रहते थे जो रेशम पर कढ़ाई से बने हुए थे। कढ़ाई से बने दृश्यों में संत मिलारेपा के जीवन को दर्शाया गया था। मिलारेपा तिब्बत के सबसे अधिक लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरुओं में से थे। मैं अक्सर इन खूबसूरत चित्रों को देखा करता था। पता नहीं अब उन थानकाओं का क्या हुआ होगा। एकांतवास के दौरान दिन के मुकाबले कहीं अधिक कष्टप्रद शामें होती थीं जब गांवों के लड़के, जो कि मेरी ही उम्र के होते थे, अपनी गौओं को वापस शोल गांव लाते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस समय मैं अपने कमरे में शांत बैठा हुआ मंत्रों का जाप कर रहा होता था और बाहर की रोशनी धीरे धीरे ढल रही होती थी, उस समय वे निकटवर्ती चरागाहों से लौटते हुए गीत गा रहे होते थे। कई बार ऐसा हुआ जब मेरी इच्छा हुई कि क्यों न मैं उन लड़कों के साथ आपसी जगह की अदला बदली कर लूं। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस एकांतवास के लाभ भी दिखाई देने लगे। आज मेरी दिली कामना रहती है कि मुझे एकांतवास के लिए अधिक समय मिल सके। अपने अध्यापकों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहते थे क्योंकि मैं सीखने के मामले में बहुत तेज था। जब मुझे तिब्बत के कुछ बहुत वरिष्ठ विद्वानों के साथ मिलने का अवसर मिला तब मुझे ये देखकर बहुत संतोष हुआ कि मेरा दिमाग भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आमतौर पर मुसीबत से बचने के लिए मैं खूब मेहनत करने की नीति में यकीन रखता था। मगर फिर भी एक ऐसा मौका आया जब मेरे अध्यापकों को मेरी प्रगति की गति पर चिंता होने लगी थी। तब मेरे अध्यापक केनराप तेंजिन ने मेरे लिए एक झूठी मूठी परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में मेरा सामना मेरे प्रिय सफाई कर्मचारी नोरबू थोंडुप के साथ कराया गया। मुझे पता नहीं था कि केनराप तेंजिन ने पहले से ही नोरबू थोंडुप को पाठ पढ़ा दिया था। नतीजा ये हुआ कि मुकाबले में मैं हार गया। मेरे सिर पर मानो पहाड़ गिर पड़ा। सार्वजनिक तौर पर मेरी यह हार मेरे लिए बहुत सदमे भरी थी। ये चाल काम कर गई और मैंने गुस्से में आकर ताबड़तोड़ मेहनत शुरू कर दी। लेकिन आखिर में मेरा यह उत्साह ठंडा पड़ गया और मैं फिर से पुराने ढर्रे पर आ गया। बाद में केवल वयस्क होने पर ही मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी उपयोगी थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई में खूब रुचि लेनी शुरू कर दी। आज मुझे अपनी उन दिनों की सुस्ती पर बहुत पछतावा होता है और मैं हर रोज कम से कम 4 घंटे अध्ययन में लगाता हूँ। मुझे लगता है कि अपनी पढ़ाई के आरंभिक दौर में अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा होता तो हालत बेहतर होती। क्योंकि मेरे साथ कोई और पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए मुझे कभी किसी के साथ मुकाबला करने और अपनी योग्यता को दूसरों के मुकाबले नापने का अवसर नहीं मिला। जब मैं 9 साल का था तब अपने पूर्ववर्ती दलाई लामा के सामान में से मुझे 2 पुराने मूवी प्रोजेक्टर मिले जिन्हें हाथ से चलाया जाता था।
इसके साथ साथ फिल्मों के कई डिब्बे भी थे, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था जो प्रोजेक्टर को चलाना जानता हो। आखिरकार मुझे एक वृद्ध चीनी भिक्षु मिल गया जो एक अच्छा टेक्नीशियन भी था। 1908 में जब 13वें दलाई लामा ने चीन की यात्रा की थी, तब वहां इस भिक्षु के माता पिता ने अपने इस बेटे को दलाई लामा के हाथ सौंप दिया था। तब से वह एक भिक्षु के रूप में नोरबुलिंका में रहता आ रहा था। वह एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति होने के साथ साथ अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग व्यक्ति था, लेकिन दूसरे कई चीनियों की तरह वह बहुत गुस्सैल भी था। इनमें से एक फिल्म जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की न्यूज़ रील थी, जिसमें दुनिया भर से लाए गए सिपाही अपनी शानदार पोशाकों में कतारों में खड़े हुए थे। मुझे इस फिल्म ने बहुत प्रभावित किया। दूसरी फिल्म में जोरदार ट्रिक फोटोग्राफी थी। इसमें महिला नर्तकियों को अंडों में से चूजों की तरह निकलते दिखाया गया था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा रोचक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जो सोने की खानों के बारे में थी। इस फिल्म को देखकर मुझे पता चला कि खानों में काम करना कितना खतरनाक है और वहां काम करने वाले मजदूरों को कितनी खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। बाद में ऐसे कई अवसर आए जब मुझे मजदूरों के शोषण के बारे में शिकायतें मिलीं। ऐसे मौक़ों पर मुझे हमेशा ये फिल्म याद आती थी। दुर्भाग्य से वह वृद्ध चीनी भिक्षु, जिनके साथ मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी, इस महत्वपूर्ण खोज के कुछ समय बाद चल बसे। लेकिन सौभाग्य से तब तक मैंने भी इन प्रोजेक्टरों को चलाना सीख लिया था। ये सब करते हुए मेरा बिजली के साथ पहला संपर्क भी आया और डायनमो के काम करने का तरीका भी मुझे समझ आ गया। ये जानकारी मेरे लिए तब बहुत उपयोगी सिद्ध हुई जब ब्रिटेन के राजकीय परिवार ने मुझे एक आधुनिक बिजली वाला प्रोजेक्टर भेजा जिसमें अपना ही जनरेटर लगा हुआ था। यह मुझे लासा में तैनात ब्रिटिश व्यापार मिशन के माध्यम से भेजा गया था। इसका इस्तेमाल समझाने के लिए मेरे पास मिशन के सहव्यापार कमिश्नर रेजिनाल्ड फॉक्स आए थे। तिब्बत की अधिक ऊंचाई के कारण वहां ऐसी बहुत सारी बीमारियां नहीं हैं जो दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में सामान्य हैं, लेकिन चेचक एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जो तिब्बत में भी मौजूद थी। जब मैं 10 साल का था तब मेरे लिए एक मोटे डॉक्टर को नियुक्त किया गया जिसने मुझे विदेश से लाई गई दवाओं को इस्तेमाल करते हुए चेचक का टीका लगाया। यह एक बहुत तकलीफदेह अनुभव था जिसमें मुझे न केवल अपनी बांह पर हमेशा के लिए 4 मोटे निशान मिले बल्कि इससे मुझे दर्द भी बहुत हुआ और लगभग 2 सप्ताह तक मुझे बुखार भी रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस मोटे डॉक्टर की बुराइयां करता रहा था। उस समय मेरी देखभाल करने वाला एक और डॉक्टर भी था जिसे उनकी बकरे जैसी दाढ़ी की वजह से डॉक्टर लेनिन का नाम दिया गया था। वह एक बहुत छोटे कद का इंसान था जो खूब खाता था और बहुत हंसोड़ किस्म का था। मैं उन्हें किस्से सुनाने की उनकी खास शैली की वजह से बहुत पसंद करता था। इन दोनों डॉक्टरों ने परंपरागत तिब्बती चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण पाया था, लेकिन तिब्बती चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जब मैं 10 साल का था तब पिछले 5 साल से चला आने वाला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मुझे युद्ध के बारे में कुछ खास पता नहीं था सिवाय इसके कि मेरी सरकार ने एक मिशन भारत भेजा था जो ब्रिटिश सरकार के लिए बधाई का संदेश और कुछ भेद सामग्री लेकर गया था। इन अधिकारियों का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वावेल ने स्वागत किया था। उसके बाद अगले साल भारत में होने वाली एशियाई संबंधों वाली कॉन्फ्रेंस में तिब्बत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था। इसके कुछ समय बाद 1947 के वसंत के आरंभिक दिनों में ही एक बहुत दुखद घटना हुई जो ये दिखाती है कि किस तरह ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों का किसी देश के भविष्य पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। एक दिन जब मैं शास्त्रार्थ का सत्र देख रहा था तब अचानक ही गोलियां चलने की आवाज आई। आवाज उत्तर दिशा से आई थी जिधर सेरामठ था। पूरे उत्साह के साथ मैं बाहर की ओर भागा। मुझे उम्मीद थी कि अपनी दूरबीन का मैं कुछ रोचक इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन तभी मुझे ये सोचकर बहुत बेचैनी भी हुई कि गोली चलने का मतलब किसी का मारा जाना भी हो सकता है। तब मुझे पता चला कि 6 साल पहले राजनीतिक संन्यास लेने का फैसला कर चुके रेलिंग रिम्पोछे फिर से रीजेंट बनने का प्रयास कर रहे थे। ताथाग रिम्पोछे के खिलाफ उनके इस षड्यंत्र में कई भिक्षु और कुछ सरकारी अफसर भी शामिल थे।
इस घटना के कारण रेलिंग रिम्पोछे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कई साथी मारे गए। तुरंत ही रेलिंग रिम्पोछे को पोताला लाया गया, जहां उन्होंने यह अनुरोध किया कि उन्हें मुझसे मिलने की अनुमति दी जाए। दुर्भाग्य से मेरे नाम पर उन्हें यह अनुमति नहीं दी गई और काफी समय बाद वे जेल में ही मर गए। ये स्वाभाविक था कि अवयस्क होने के कारण मुझे न्यायिक मामलों में दखल देने की बहुत कम संभावना रहती थी। लेकिन अब अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो हैरान होता हूं कि अगर मैंने दखल किया होता तो क्या मैं कुछ कर सकता था। ये संभव है कि मेरे दखल के प्रयासों से तिब्बत के सबसे पुराने मठों में से एक रेलिंग मठ शायद तबाह होने से बच गया होता। कुल मिलाकर मेरी नज़रों में यह एक घटिया किस्म की घटना थी। लेकिन ये भी सच है कि उनकी गलतियों के बावजूद रेलिंग रिम्पोछे के प्रति मेरे मन में अपने पहले गुरु और अध्यापक के रूप में आज भी बहुत आदर है। उनकी मृत्यु के बाद मेरे नाम में से उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन बाद में मैंने भविष्यवक्ता के निर्देश पर उनके नाम को फिर से अपने नाम में जोड़ लिया। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कुछ समय बाद मैं ताथाग रिम्पोछे के साथ द्रेपुंग और सेरा मठों की यात्रा पर गया। द्रेपुंग लासा से 5 मील और सेरा 3.5 मील उत्तर में था। उस समय द्रेपुंग दुनिया का सबसे बड़ा मठ था, जिसमें 7,000 से अधिक भिक्षु रहते थे। सेरा भी बहुत छोटा मठ नहीं था, वहाँ लगभग 5,000 भिक्षु रहते थे। मठों की यह यात्रा मेरे लिए एक तर्कशास्त्री के रूप में पहली सार्वजनिक मान्यता जैसी थी। मुझे वहाँ द्रेपुंग के 3 महाविद्यालयों और सेरा के 2 महाविद्यालयों के प्रधान मठाधिकारियों के साथ शास्त्रार्थ करना था। हाल ही की घटनाओं के कारण वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई थी, जिसके कारण मैं बहुत परेशानी महसूस कर रहा था। इसके अलावा मैं ज्ञान के इतने बड़े केंद्रों में इस जीवन में पहली बार जाने की वजह से भी बहुत घबरा रहा था। लेकिन फिर भी वहां जाकर मुझे इस तरह का अपनापन महसूस हुआ कि मुझे यह विश्वास होने लगा कि मेरे पूर्व जन्मों में इन संस्थाओं के साथ जरूर मेरा संबंध रहा होगा। लेकिन मेरे नर्वस होने के बावजूद शास्त्रार्थ के सभी कार्यक्रम ठीक ठाक चले और उनमें सैकड़ों भिक्षुओं ने दर्शक के रूप में हिस्सा लिया। इसी समय के आसपास मुझे ताथाग रिम्पोछे ने 5वें दलाई लामा की विशेष शिक्षाएं दी, जिन्हें दलाई लामा के लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वे शिक्षाएं थीं जिन्हें महान 5वें दलाई लामा ने दिव्य दृष्टि से ग्रहण किया था। 5वें दलाई लामा को उनकी महानता के कारण तिब्बत में महान पंचम नाम से जाना जाता है। बाद वाले सप्ताहों में मुझे कई असामान्य अनुभव हुए, जिनमें से कई स्वप्नों के रूप में थे। उन दिनों भले ही वे अनुभव मुझे कोई बहुत विशेष नहीं लगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वे सचमुच बहुत महत्वपूर्ण थे। पोताला में रहने का एक लाभ ये था कि उसमें ढेर सारे गोदाम थे। एक छोटे लड़के के लिए ये गोदाम उन कमरों के मुकाबले कहीं अधिक रोचक थे, जिनमें चांदी सोने की चीजें या फिर धार्मिक सामग्री और कला वस्तुएं रहती थीं। ये गोदाम उन कोठरियों से भी कहीं ज्यादा रोचक थे, जिनमें मेरे से पहले दलाई लामाओं की समाधियां बनी हुई थी, जो हीरे जवाहरातों से सजी हुई थीं। मुझे हथियारों वाले भंडारों में भी बहुत रुचि थी, जहां पुरानी तलवारें, फ्लिंट जलाकर चलने वाली बंदूकें और बख्तरबंद सूट रखे रहते थे। लेकिन ऐसे कमरों से कहीं ज्यादा रोचक वे कमरे थे जिनमें मेरे से पहले वाले दलाई लामाओं का व्यक्तिगत सामान रखा रहता था। ऐसे ही एक कमरे में मुझे एक बार एक पुरानी एयर राइफल मिल गई। उसके साथ निशाने वाले टारगेट और उसमें चलाई जाने वाली गोलियां और वह दूरबीन भी थी, जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। इनके अलावा वहां मुझे पहले विश्व युद्ध से संबंधित चित्रों वाली कुछ अंग्रेजी की किताबें भी मिलीं। मुझे ये बहुत रोचक लगी और इन्हीं को देखकर मैंने जहाज़ों, टैंकों और विमानों के मॉडल बनाए। बाद में जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो इन किताबों के कुछ अंश मैंने तिब्बती में अनुवाद करवाए। मुझे वहाँ 2 जोड़ी यूरोपीय जूते भी मिल गए। ये जूते मेरे पाँव के मुकाबले कुछ बड़े थे, लेकिन मैंने जूतों में कुछ कपड़ा आदि भरकर उन्हें ऐसा बना लिया कि मैं उन्हें पहन सकूं। जूते पहनकर चलने से उनकी एड़ी में लगी स्टील की एड़ियाँ जिस तरह की आवाज़ पैदा करती थी, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगती थी। अपने बचपन में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी वह थी चीज़ों को खोलकर उन्हें फिर से जोड़ना। मुझे इसमें काफ़ी महारत हासिल हो गई थी। यह अलग बात है कि शुरू में मुझे हर बार सफलता नहीं मिलती थी।
मेरे पूर्ववर्ती दलाई लामा के सामान में से मुझे संगीत वाला एक पुराना बक्सा मिला जो उन्हें रूस के जार ने भेजा था। जार के साथ उनकी व्यक्तिगत मित्रता भी हो गई थी। ये यंत्र काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसकी मरम्मत करके इसे ठीक करूंगा। मैंने पाया कि इसका मुख्य स्प्रिंग आवश्यकता से ज़्यादा चाबी भरने के कारण जाम हो चुका था। जब मैं एक पेचकस के साथ इससे छेड़खानी कर रहा था तो अचानक ही यह स्प्रिंग खुल गया और अनियंत्रित होकर इसने आफत मचा दी। इसके कारण धातु की वे छोटी छोटी पत्तियां भी उखड़कर बाहर उड़ने लगी जिनकी वजह से संगीत पैदा होता था। मैं कभी भी उस शोर को नहीं भूल पाऊंगा जो इन टुकड़ों के हवा में उड़ने और पूरे कमरे में इधर उधर गिरने के कारण पैदा हो रहा था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ में आता है कि मैं सचमुच भाग्यशाली था कि मेरी कोई आंख नहीं उड़ी, वरना बाकी जिंदगी में लोग मुझे मोशे दयान समझते रहते। मैं 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो का बहुत धन्यवादी हूं कि वे मेरे लिए ढेर सारी सौगातें छोड़ गए। पोताला में काम करने वाले कई सफाई कर्मचारी उनकी सेवा कर चुके थे। उन लोगों से मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। मुझे पता चला कि वे बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी थे। अपने जीवनकाल में विदेशी हमलों के कारण उन्हें 2 बार निर्वासन में जाना पड़ा। पहली बार तब जब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में 1903 में तिब्बत में सेना भेजी थी। दूसरी बार ऐसा 1910 में हुआ था जब मांचू राजाओं ने हमला किया था। पहले मामले में ब्रिटिश सरकार ने अपने आप ही अपनी सेना वापस बुला ली थी, लेकिन दूसरे मामले में मांचू सेना को 1911-12 वाली सर्दी में तिब्बत से वापस धकेल दिया गया था। मेरे से पहले दलाई लामा ने टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी रुचि ली थी। तिब्बत के लिए जिन चीज़ों का उन्होंने आयात किया उनमें बिजली पैदा करने वाला एक जनरेटर, तिब्बत सरकार के लिए सिक्के गढ़ने की टकसाल और पहली बार तिब्बत के लिए कागज़ वाली करेंसी तैयार करने वाली मशीनें तथा 3 कारें उल्लेखनीय थीं। तिब्बत के लिए ये सब एक नई और जोरदार बात थी। उससे पहले तिब्बत में पहिए वाले वाहनों का चलन न के बराबर था। ये ठीक है कि लोग ऐसे वाहनों के बारे में जानते थे, लेकिन एक उबड़-खाबड़ इलाके और कठिन प्राकृतिक वातावरण वाले देश में पीठ पर बोझा ढोने वाले जानवर ही माल की ढुलाई और आने जाने का सबसे अधिक भरोसेमंद साधन थे। दूसरे कई मामलों में भी थुप्तेन ग्यात्सो एक दूरदृष्टा थे। दूसरी बार निर्वासन के बाद उन्होंने 4 युवा तिब्बतियों को ब्रिटेन में शिक्षा के लिए भेजा। ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा और न केवल उन लड़कों ने शिक्षा में अच्छा काम किया बल्कि उन्हें वहां के राजसी परिवार में भी आमंत्रित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद इस क्रम को जारी नहीं रखा गया। अगर बच्चों को विदेश में शिक्षा पाने का ये क्रम लगातार चलता रहता तो मुझे पूरा विश्वास है कि तिब्बत की जैसी हालत हुई वैसी न होती। सेना के मामले में सुधार को लेकर भी 13वें दलाई लामा ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद इसे जारी नहीं रखा गया। उनकी एक और महत्वपूर्ण योजना थी खम प्रांत में लासा सरकार की स्थिति को मजबूत करना। उन्होंने ये समझ लिया था कि लासा से लंबी दूरी की वजह से केंद्र सरकार ने खम प्रांत को काफ़ी उपेक्षित रखा हुआ था। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि खम में स्थानीय कबीलों के सरदारों के बेटों को लासा लाया जाए और उन्हें वहां शिक्षा देकर वापस सरकारी ओहदों पर खम प्रांत में भेजा जाए। वे इस पक्ष में भी थे कि स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ऐसी योजनाएं लागू नहीं हो पाई। 13वें दलाई लामा की राजनीतिक सूझबूझ भी असामान्य स्तर की और तेज थी। अपने आखिरी निर्देश में उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर बहुत भारी परिवर्तन नहीं किए गए तो ये हो सकता है कि तिब्बत में धर्म और सरकार दोनों पर देश के भीतर से या बाहर से आक्रमण हो। अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे तो यह अवश्यंभावी है कि दलाई लामा और पंचेन लामा, जो पिता और पुत्र जैसे संबंधों वाले हैं और धर्म में आस्था रखने वाले लोग, या तो गायब हो जाएंगे या संज्ञाहीन होकर रह जाएंगे। भिक्षुओं और उनके मठों को नष्ट कर दिया जाएगा। कानून का शासन बहुत कमजोर हो जाएगा। सरकारी अफसरों की जमीनें और जायदाद छीन ली जाएंगी। उन्हें या तो दुश्मन की सेवा करने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर वे देश में भिखारियों की तरह भटकते फिरेंगे। सभी जीवों को बहुत भारी मुश्किलों का और भय का सामना करना पड़ेगा।
कष्ट इतना होगा कि दिन और रात बिताए नहीं बीतेंगे। इस शिलालेख में जिन पंचेन लामा का जिक्र किया गया है उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के बाद दूसरे नंबर का प्रमुख आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। उनकी धार्मिक गद्दी तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े नगर शिगात्से के ताशिलुपो मठ में होती है। मेरे ख्याल से 13वें दलाई लामा शायद बहुत सादे इंसान थे। उन्होंने कई पुरानी परंपराओं को समाप्त कर दिया था। उदाहरण के लिए जब भी दलाई लामा अपने कक्ष में से बाहर निकलते थे तब बाहर खड़े किसी भी सेवक को वहां मौजूद रहने की अनुमति नहीं होती थी और उसे वहां से तुरंत चले जाना होता था। उनका कहना था कि इससे सेवकों को बहुत कष्ट होता है, इसलिए उन्हें बाहर निकलने में ही संकोच होता है। इस कारण उन्होंने इस परंपरा को ही समाप्त कर दिया। अपने बचपन में मैंने उनके बारे में ऐसे कई किस्से सुने थे जिनसे पता चलता था कि वे कितने व्यावहारिक थे। एक किस्सा मुझे एक बुजुर्ग ने बताया जिनका बेटा नामग्याल मठ में भिक्षु हुआ करता था। किस्सा तब का है जब नोबुलिंका के अहाते में कोई नया भवन बन रहा था। जैसी परंपरा थी, आम नागरिक अपनी शुभकामनाएं और सम्मान दिखाने के लिए नींव के लिए एक एक पत्थर लाकर रख जाते थे। एक दिन किसी दूर वाले इलाके से एक बंजारा वहां अपने खच्चर पर ऐसा एक पत्थर रख कर लाया। वो व्यक्ति किस्सा बताने वाले का पिता था। उसका खच्चर बहुत अड़ियल था। ज्यों ही उसने खच्चर से पत्थर उतारकर उसे परंपरागत शैली में वहां भेंट के लिए रखा तभी खच्चर वहां से सरपट दौड़ निकला। सौभाग्य से उस समय उस दिशा से एक व्यक्ति आ रहा था जिस दिशा में खच्चर दौड़ता चला जा रहा था। बंजारे ने चिल्लाकर उस व्यक्ति से आग्रह किया कि वो उस खच्चर को पकड़ ले। इस अनजान व्यक्ति ने तुरंत दौड़कर खच्चर को पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने खच्चर लाकर उस बंजारे को दिया तो बंजारे की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसकी खुशी हैरानी में बदल गई क्योंकि खच्चर लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं दलाई लामा थे। लेकिन 13वें दलाई लामा बहुत कठोर व्यक्ति भी थे। उन्होंने पोताला और नोरबुलिंका महल में तंबाकू के सेवन पर एकदम पाबंदी लगा दी थी। एक बार ऐसा हुआ कि पैदल चलते हुए वे जा रहे थे कि एक जगह उन्हें पत्थरों का काम करने वाले कारीगर काम करते हुए दिखे। उन लोगों ने दलाई लामा को नहीं देखा और अपनी बातों में लगे रहे। उनमें से एक व्यक्ति ऊंची आवाज में तंबाकू पर प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत कर रहा था। वह दूसरों से कह रहा था कि थके और भूखे आदमी को तंबाकू से बहुत राहत मिलती है। ये कहते हुए उसने अपना यह फैसला भी सुना दिया कि वह तंबाकू जरूर चबाएगा। दलाई लामा ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वे बहुत नर्म थे। उनके बारे में अगर मुझे कोई शिकायत है तो वो यही है कि वो सामान्य से कुछ ज्यादा तानाशाह थे। वो अपने बड़े अफसरों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे और छोटी सी गलती पर भी उन पर बरस पड़ते थे। उनकी नर्मदिली केवल सामान्य नागरिकों तक ही सीमित थी। अध्यात्म के क्षेत्र में थोप्तेन ग्यात्सो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मठों में शिक्षा और ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काफी प्रयास किए। ऐसे मठों की संख्या तिब्बत में 6000 से अधिक थी। ऐसा करने के साथ साथ उन्होंने विद्वान भिक्षुओं को अधिक महत्वपूर्ण पद दिए, भले ही वे दूसरों से कनिष्ठ क्यों न हों। कई हजार नए भिक्षुओं को उन्होंने स्वयं दीक्षा भी दी और यह क्रम उनके जीवन काल के अंत तक चलता रहा। जब तक मैं लासा में रहा तब तक उन लगभग 2 दशकों के दौरान हर साल में वसंत के मौसम में नोरबुलिंका रहने के लिए चला जाता था और 6 महीने बाद सर्दियां शुरू होने पर वापस पोताला आ जाता था। पूरे साल में मेरे लिए वह दिन बहुत खुशी का होता था जब मैं अपने पोताला वाले उदास कमरे को छोड़ता था। उस दिन की शुरुआत एक समारोह के साथ होती थी जो 2 घंटे चलता था। लेकिन हर बार ये 2 घंटे मुझे कभी न खत्म होने वाले कालखंड जैसे लगते थे। उसके बाद एक जोरदार जुलूस की बारी आती थी, लेकिन मुझे इसकी बहुत परवाह नहीं होती थी। इस समारोह में मुझे पालकी में बिठाकर ले जाते थे जबकि मेरी हमेशा यह इच्छा रहती थी कि मैं नर्म और नई घास पर प्रकृति का आनंद लेने के लिए पैदल चलूं। नोरबुलिंका पहुंचने के रास्ते में असंख्य मोड़ आते थे। नोरबुलिंका में एक बहुत खूबसूरत पार्क था जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इस अहाते में बहुत सारे भवन थे जिनमें कई कर्मचारी रहते थे। अहाते के अंदर एक और भीतरी दीवार थी जिसे पीली दीवार कहा जाता था।
इस दीवार के पार केवल दलाई लामा, उनके परिवार के लोगों और कुछ भिक्षुओं को रहने की अनुमति थी। दीवार के पार कई दूसरे भवन थे जिनमें दलाई लामा का निजी आवास भी था, जो चारों ओर से खूबसूरत बगीचे से घिरा हुआ था। मैं इस बगीचे में घंटों चहलकदमी किया करता था और बगीचे की खूबसूरती तथा वहां रहने वाले कई पक्षियों और जानवरों को देखने का आनंद लिया करता था। इन जानवरों में पालतू कस्तूरी हिरणों का एक झुंड था। कम से कम 6 विशालकाय तिब्बती, दोकखी, मास्टिफ कुत्ते थे जो पहरेदारी करते थे। कुर्बुम से आया एक छोटा सा कुत्ता था, कुछ पहाड़ी बकरियां, एक बंदर, मंगोलिया से मंगाए गए कुछ ऊंट, 2 तेंदुए और एक बूढ़ा उदास चीता जो कि बाड़ों में बंद रहते थे, कई किस्म की तोते, कोई आधा दर्जन मोर, कुछ सारस, एक जोड़ी सुनहरी बत्तखें और लगभग 30 ऐसी अभागी कनाडा बत्तखें थीं जिनके पंख ये सोचकर तोड़ दिए गए थे कि कहीं वे उड़कर चली न जाएं। मुझे उनके लिए बहुत दुख होता था। तोतों में से एक मेरे धार्मिक अध्यापक केनराप तेंजिन के साथ बहुत हिलमिल गया था। वे उसे बादाम खिलाया करते थे। जब वह तोता उनके हाथ से बादाम खा रहा होता था तब वे उसके माथे को सहलाते थे जिससे वह बहुत खुश होता था। मेरी भी बहुत इच्छा होती थी कि वह मेरे साथ भी ऐसी ही दोस्ती दिखाए, लेकिन बात बनी नहीं, इसलिए मैंने एक छड़ी से उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद वह मेरी शक्ल देखकर ही भाग जाता था। इस घटना ने मुझे एक बहुत अच्छा सबक ये सिखाया कि दोस्ती जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से ही की जा सकती है। लिंग रिम्पोछे की भी बंदर के साथ ऐसी ही दोस्ती थी, लेकिन वह केवल उन्हीं के साथ दोस्ती से पेश आता था। वे उसे अपनी जेब में से निकालकर खाना खिलाया करते थे, इसलिए जब भी यह बंदर उन्हें देखता वह कूदकर उनके ऊपर चढ़ जाता और उनके चोगे में इधर उधर हाथ डालने लगता। दोस्ती के मामले में मेरा भाग्य मछलियों के साथ ज्यादा काम करता था जो एक झील में रहती थीं। मैं किनारे पर खड़ी होकर उन्हें आवाज लगाता। अगर वे मेरी आवाज सुनकर किनारे आती तो मैं उन्हें इनाम के तौर पर रोटी के टुकड़े और गुंथा हुआ सत्तू देता। लेकिन कभी कभी वे मेरी बात को अनसुना करने का फैसला कर लेती और किनारे पर आने से मना कर देती। तब मुझे इतना गुस्सा आता कि उन्हें खाना देने के बजाय मैं पानी पर कंकड़ों की बरसात कर देता। लेकिन जब वे किनारे पर आती तो मैं इस बात का ध्यान रखता था कि छोटी मछलियों को उनका पूरा हिस्सा जरूर मिले। अगर जरूरी होता तो मैं एक लकड़ी की छड़ी से बड़ी मछलियों को वहां से हटा भी देता था। एक बार जब मैं झील के किनारे खेल रहा था तब मैंने किनारे के निकट लकड़ी का एक अजीब सा टुकड़ा पानी पर तैरता हुआ देखा। मैंने लकड़ी की छड़ी से उसे पकड़ने के लिए जब प्रयास किया तो उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैं घास पर लेटा हुआ था और आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। मुझे पता चला कि मैं छड़ी चलाते समय पानी में गिरकर डूबने लगा था। सौभाग्य से उस समय मेरा एक सफाई कर्मचारी, जो कि सेना में रह चुका था, मुझ पर दूर से ही नजर रखे हुए था। उसने मुझे पानी में गिरते हुए देखा एक और डूबने से पहले ही मुझे बाहर निकाल लिया। नोरबुलिंका में रहने का एक और आकर्षण कीचू नदी की एक उपनदी थी जो अहाते वाली दीवार से कुछ मिनट पैदल की दूरी पर थी। बचपन के दिनों में मैं कई बार अपने एक नौकर के साथ बिना किसी को पता लगे चुपचाप नदी किनारे चला जाता था और पानी के किनारे किनारे चलने का आनंद लेता था। शुरू में मेरी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में ताथाग रिम्पोछे ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दुर्भाग्य से दलाई लामा से जुड़े व्यवहार वाले नियम बहुत कठोर थे। इस कारण मुझे लोगों से दूर एक उल्लू की तरह अकेले रहने पर मजबूर किया जाता था। असल में उस दौरान तिब्बती समाज में रूढ़िवाद इतना गहरा था कि वरिष्ठ मंत्रियों के लिए भी खिड़की में से बाहर गली में झांकना तक उचित नहीं समझा जाता था। पोताला की तरह नोरबुलिंका में भी मैं अपना ज्यादातर समय सफाई कर्मचारियों के बीच ही बिताता था। अपने छुटपन में भी मुझे व्यवहार के नियमों और दिखावे से बहुत चिढ़ थी। इसलिए मैं सरकारी अफसरों के बजाय नौकरों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता था। खासतौर से मुझे अपने माता पिता के नौकरों के साथ उन दिनों खेलना बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनसे मिलने उनके घर जाता था। उनमें से ज्यादातर लोग आमदों के थे और मुझे उनसे अपने गांव और इलाके के किस्से सुनने में बहुत मजा आता था। मुझे उनका साथ उस समय भी बहुत अच्छा लगता था जब हम चुपचाप मेरे माता पिता के घर की भोजन वाली कोठरी में घुस जाते थे।
उन्हें भी यह सब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को फायदा रहता था। इस मामले में सबसे अच्छे दिन पतझड़ के आखिरी दिन होते थे जब सुखाया हुआ मांस ताज़ा ताज़ा इकट्ठा किया जाता था। इस मांस को मिर्च की चटनी में डुबोकर खाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे यह इतना अच्छा लगता था कि एक बार मैंने इतना खाया कि उसके तुरंत बाद बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। जब मैं दर्द के मारे बेहाल होकर आगे की ओर झुकता तो केनराप तेंजिन मुझे देखते ही ताना मारते, शाबाश, बहुत अच्छे, तुम्हारे लिए यही ठीक है। तब मुझे बहुत शर्म आती और मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे पाता। हालांकि मैं दलाई लामा था पर इसके बावजूद मेरे माता पिता के नाकर मुझसे उसी तरह पेश आते थे जैसे दूसरे बच्चों के साथ। असल में बाकी लोगों का व्यवहार भी विशेष समारोहों को छोड़कर आम दिनों में ऐसा ही होता था। मुझे किसी तरह की फालतू रियायत नहीं मिलती थी और मुझे डांटने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। इसलिए शुरू में ही मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी बहुत आसान नहीं है। मेरे सफाई कर्मचारी मुझे बेझिझक होकर ये बताते थे कि बड़े अफसरों और बड़े लामाओं के हाथों उन्हें किस तरह की ज्यादतियां सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा वे मुझे दिन भर में होने वाली घटनाओं के बारे में भी खुसर पुसर करके बता दिया करते थे। कई बार वे ये सब काम करते समय गीतों के माध्यम से भी सुनाया करते थे। इसलिए भले ही मेरा बचपन कभी कभी बहुत एकाकी भरा होता था, 12 साल का होने पर ताथाग रिम्पोछे ने मुझे माता पिता के घर जाने से रोक दिया था, लेकिन इसके बावजूद मेरा बचपन न तो राजकुमार सिद्धार्थ की तरह और न ही चीन के आखिरी सम्राट पू यी की तरह उदासी भरा था। बड़ा होने के दौरान मैं बहुत रोचक लोगों से मिला। मेरे बचपन के दौरान लगभग 10 ऐसे यूरोपवासी थे जो लासा में ही रहते थे। मैं उनसे बहुत ज्यादा नहीं मिलता था। एक बार जब लोब्सांग साम्तेन हाइनरिश हेरा को मुझसे मिलाने के लिए लाए तब मुझे किसी इंजी को नज़दीक से जानने का मौका मिला। तिब्बत में यूरोपवासियों को इंजी ही कहा जाता है। जब मैं बड़ा हो रहा था उस दौरान राजधानी लासा में रहने वाले इन विदेशियों में सर बासिल गाउल्ड भी थे जो ब्रिटिश व्यापार मिशन के प्रमुख थे। बाद में उनके स्थान पर हफ रिचर्डसन आ गए जिन्होंने तिब्बत के बारे में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। निर्वासन में आने के बाद उनके साथ मैंने कई मुलाकातें भी की हैं। रेगिनाल्ड फॉक्स के अलावा वहाँ एक ब्रिटिश मेडिकल अधिकारी भी थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके बारे में मैं एक बात कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बार उन्हें एक मोर की आंख का इलाज करने के लिए नोरबुलिंका बुलाया गया था। मैंने उन्हें काम करते हुए बहुत ध्यान से देखा और ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि उन्होंने ठेठ लासा वाली बोली और सुसंस्कृत तिब्बती भाषा में बारी बारी से मोर को आश्वस्त किया। तिब्बत में आम बोलचाल की भाषा और सुसंस्कृत भाषा एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। मेरे लिए एक विदेशी अजनबी के मुंह से मोर के लिए आदरणीय मोर जी जैसा संबोधन सुनना बहुत हैरानी की बात थी। हाइनरिश हेरा बहुत रोचक व्यक्ति निकले। उनके जैसे भूरे बाल इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। मैंने उनका नाम गोपसे रख दिया था जिसका मतलब होता है पीली खोपड़ी। ऑस्ट्रियन नागरिक हेरा को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में युद्धबंदी बना लिया था, लेकिन वे अपने एक साथी बंदी पीटर ऑफशनाइंडा के साथ भाग निकले थे। वे दोनों भागते हुए लासा आ पहुंचे थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि तिब्बत में विदेशियों के घुसने की मनाही थी। केवल वही विदेशी आ सकते थे जिन्हें खास काम से आने की छूट थी। राजधानी लासा पहुंचने से पहले वे दोनों तिब्बत में बंजारों की तरह 5 साल तक भटकते रहे थे। जब वे दोनों लासा पहुंचे तो लोग उनकी बहादुरी और लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सरकार ने वहां रहने की इजाज़त दे दी। स्वाभाविक है कि उनके आने की खबर मुझे सबसे पहले दी गई। मैं इन लोगों से मिलने और उन्हें देखने को उत्सुक था, खासतौर से हेरा को जिनके बारे में यह मशहूर हो चुका था कि वे बहुत रोचक और दोस्ताना किस्म के व्यक्ति हैं। हेरा बहुत अच्छी बोलचाल वाली तिब्बती बोलते थे जिसमें हास्य का शानदार पुट रहता था, मगर इसके बावजूद उनका व्यवहार बहुत सम्मानजनक था। जब मेरा उनके साथ परिचय घनिष्ठ हो गया तब वे औपचारिकता छोड़कर सीधी सीधी बातचीत करने लगे थे, लेकिन मेरे अफसरों की मौजूदगी में वे सभी जरूरी औपचारिकताएं निभाते थे। उनके इस गुण का मैं बहुत
सम्मान करता था। उनसे मेरी पहली मुलाकात शायद 1948 में हुई थी। उसके बाद अगले लगभग 1.5 साल हम तब तक हर सप्ताह मिलते रहे जब तक वे तिब्बत से चले नहीं गए। उनसे मुझे बाहरी दुनिया के बारे में, खासतौर से यूरोप और हाल ही की युद्ध के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। उन्होंने मुझे अंग्रेजी सीखने में भी मदद की जो मैंने कुछ समय पहले ही अपने एक अधिकारी से सीखनी शुरू की थी। मुझे तब तक अक्षर ज्ञान हो चुका था। अंग्रेजी अक्षरों के उच्चारण मैंने तिब्बती में लिख लिए थे, लेकिन मैं और अधिक सीखने को उत्सुक था। हेरा ने कई व्यावहारिक तरीकों से इस काम में मदद दी। उन्होंने मुझे जेनरेटर के मामले में भी मदद दी जो मुझे बिजली वाले प्रोजेक्टर के साथ मिला था। तब तक ये काफ़ी बूढ़ा और बीमार भी हो चुका था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ब्रिटिश अधिकारियों ने मेरा वाला नया जनरेटर अपने पास रख लिया था और अपना पुराना वाला मुझे थमा दिया था। इस दौरान मेरी रुचि उन 3 कारों में भी बहुत बढ़ गई थी जो 13वें दलाई लामा ने विदेश से मंगवाई थीं। हालांकि वहां सही तरह की सड़कें नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इन कारों का लासा और आसपास के इलाकों में अपने आखिरी दिनों तक इस्तेमाल किया। उसके बाद इन कारों का इस्तेमाल नहीं हुआ और वे पड़ी पड़ी खराब होती रहीं। उन दिनों ये कारें नोर्बुलिंका के एक भवन में खड़ी हुई थीं। इनमें से एक अमरीकी डास थी और बाकी दोनों बेबी ऑस्टिन थीं। वे सभी 1920 वाले दशक की पुरानी और विंटेज हो चुकी कारें थीं। इनके अलावा वहाँ एक विलीज जीप भी थी जो अमेरिका की यात्रा पर 1948 में गए तिब्बती व्यापार मिशन के सदस्य लाए थे, लेकिन इसका भी कभी कभार इस्तेमाल हुआ था। मूवी प्रोजेक्टरों की तरह कारों के मामले में भी मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढने में समय लगा जो कारों के बारे में जानकारी रखता हो। मैं इन कारों को मरम्मत करके फिर से चलने लायक बनाने का फैसला कर चुका था। आखिरकार हमें एक ड्राइवर ताशी सेरिंग मिला जो दक्षिणी तिब्बत की सीमा से लगे कालिम्पोंग इलाके का मूल निवासी था, लेकिन वो बहुत गुस्सैल था। उसने और मैंने मिलकर कारों पर काम किया। एक ऑस्टिन के कुछ पुर्जे निकालकर दूसरी में लगाए गए और उसे चालू कर दिया गया। डास और जीप की हालत अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी और वे थोड़ी बहुत छेड़खानी के बाद दौड़ने लगी थीं। एक बार जब कारों की मरम्मत हो गई तब मुझे उनके निकट जाने की भी मनाही कर दी गई, लेकिन यह मेरी बर्दाश्त के बाहर था। आखिर एक दिन जब ड्राइवर कहीं गया हुआ था तब मैंने एक कार को बाहर चलाने का फैसला कर लिया। डास और जीप को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत होती थी और दोनों चाबियां ड्राइवर की जेब में थीं, लेकिन ऑस्टिन को केवल फ्रंट हैंडल घुमाकर स्टार्ट किया जा सकता था। बहुत सावधानी से मैंने गाड़ी को उल्टा धकेलकर शेड में से बाहर निकाला। मेरा इरादा बगीचे का एक चक्कर लगाना था, लेकिन बदकिस्मती से नोर्बुलिंका में इतने अधिक पेड़ थे कि कुछ देर में ही मेरी कार एक पेड़ से जा टकराई। मैं ये देखकर डर गया कि एक हेडलैम्प का शीशा चकनाचूर हो गया था। मेरी चिंता ये थी कि अगर मैंने ड्राइवर के आने से पहले शीशा नहीं बदला तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। किसी तरह से मैंने कार को बिना और नुकसान पहुंचाए वापस शेड में पहुंचाया। वहां पहुंचते ही मैंने शीशे की मरम्मत के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत सदमा लगा कि टूटा हुआ शीशा कोई सामान्य शीशा नहीं बल्कि रंगीन शीशा था। किसी तरह से मैंने एक ऐसा शीशा ढूंढ निकाला जो हेडलाइट में फिट आ गया, लेकिन अब मुख्य समस्या दोनों शीशों का रंग मिलाने की थी। आखिरकार मैंने इसका भी हल ढूंढ निकाला। मैंने इस शीशे पर जली हुई चीनी की चाशनी का लेप करके इसे रंगीन बना दिया। काम खत्म होने पर मैं अपनी इस उपलब्धि पर बहुत संतुष्ट था, लेकिन इसके बावजूद अगले दिन जब ड्राइवर आया तो मैं डर रहा था कि उसे सब पता चल जाएगा कि गाड़ी के साथ क्या हादसा हो चुका है। लेकिन उसने सब समझने के बाद भी कुछ नहीं कहा। मैं ताशी सेरिंग को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। वह अभी भी जीवित है और भारत में रहता है। हालांकि मैं उससे कभी कभार ही मिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना एक अच्छा मित्र मानता हूँ। तिब्बती कैलेंडर काफ़ी पेचीदा चीज़ है। ये चांद के महीनों पर आधारित है। इसके अलावा इसमें सदियों का इस्तेमाल करने के बजाय 60 साल के चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। हर चक्र 5 मूल तत्वों के नाम पर होता है और इनका क्रम है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और लोहा। इनके बाद 12 जानवरों का नाम जिस क्रम में रहता है वह है चूहा, बैल,
चीता, खरगोश, अजगर, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, चिड़िया, कुत्ता और सुअर। हर तत्व 2 बार आता है, एक बार पुल्लिंग और दूसरी बार स्त्रीलिंग जानवर के साथ। इस तरह 10 साल का चक्र बनता है और उसके बाद पहला तत्व 11वें और 12वें जानवरों के साथ, दूसरा 13वें और 14वें के साथ, और इस तरह ये चक्र चलता जा रहा है। उदाहरण के लिए तिब्बती कैलेंडर में वर्ष 2000 को लोहा अजगर वर्ष कहा जाएगा। तिब्बत पर चीन के हमले से पहले सदियों तक मौसमों के नाम त्योहारों के नाम पर रखे जाते थे। आमतौर पर इसका धार्मिक महत्व होता था, लेकिन इन्हें भिक्षु और आम लोग सभी मनाते थे। आम लोगों के लिए त्योहार का मतलब होता था खाना, दारू पीना, गाना, नाचना और खेल खेलना तथा बीच बीच में पूजा भी करना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में नववर्ष, लोसार, होता है, जो पश्चिमी कैलेंडर के हिसाब से या तो फरवरी में आता है या मार्च में। मेरे लिए इस त्योहार का एक खास महत्व होता था, और वह था सार्वजनिक सभा में सरकारी भविष्यवक्ता नेचुंग के साथ मुलाकात। इस बारे में मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन संक्षेप में यह मेरे लिए और मेरी सरकार के लिए एक माध्यम, कुतेन के रास्ते तिब्बत की रक्षा करने वाली देवी दोरजी द्राकदेन के साथ संपर्क करने का अवसर होता था, ताकि अगले वर्ष के बारे में हमें जानकारी मिल सके। एक और त्योहार है मोनलम, जिसके बारे में मेरी दोहरी और मिश्रित अनुभूति है। प्रार्थनाओं का यह महान समारोह नववर्ष लोसार के तुरंत बाद आता है। बालक दलाई लामा के रूप में भी मुझे इसमें भाग लेना होता था, लेकिन इस समारोह से जुड़ी हुई एक खराब स्मृति यह है कि हर बार समारोह के दौरान मुझे फ्लू के जबरदस्त हमले का भी सामना करना पड़ता था। आजकल भी जब कभी मैं भारत में बोध गया जाता हूँ तब धूल के कारण मुझे फ्लू हो जाता है। तिब्बत में फ्लू का कारण जोखांग मंदिर के वे कमरे थे जो पोताला में मेरे निजी कमरे से भी कहीं ज्यादा भयंकर थे। जिस पूजा से मुझे बहुत डर लगता था वह 2 सप्ताह तक चलने वाली मोनलम प्रार्थना सभा के बाद दोपहर बाद होती थी। इसके बाद रीजेंट का बुद्ध शाक्यमुनि के जीवनकाल के बारे में लंबा भाषण होता था। पूजा अपने आप में ही 4 घंटे से अधिक चलती थी, जिसके बाद मुझे ग्रंथों में से बहुत कठिन हिस्से याद करके बोलने होते थे। ये सब इतना नर्वस करने वाला होता था कि मुझे इससे पहले का एक अक्षर भी समझ में नहीं आता था। मेरे वरिष्ठ अध्यापक, रीजेंट, मेरे कर्मकांड भिक्षु तथा रसोईघर के प्रमुख सभी की आशंकाएं एक जैसी होती थीं। उन सब की एक खास चिंता होती थी। मुझे एक बहुत ऊंचे आसन पर बिठाया जाता था, इसलिए किसी के लिए यह संभव नहीं था कि अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो वह पीछे से बोलकर मुझे सहारा दे दे। जहां तक मेरी बात है, पाठ को याद रखना मेरी समस्या का केवल आधा हिस्सा था। समारोह इतना लंबा चलता था कि मुझे ये भी डर लगा रहता था कि मैं अपने पेशाब के दबाव को रोके रख पाऊंगा या नहीं। लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक निबट जाता था। ऐसा पहली बार भी हुआ जब मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि मेरे ऊपर डर बुरी तरह छाया रहता था। ये डर मेरी इंद्रियों पर इतना गहरा छा जाता था कि मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि आसपास क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे वे कबूतर भी नहीं दिखाई देते थे जो मंदिर में रखे प्रसाद को चुराकर इधर उधर उड़ रहे होते थे। मुझे वे केवल तब दिखाई पड़ते थे जब मैं अपने पाठ का आधा हिस्सा निपटा चुका होता था, और जब ये सब निबट जाता था तब मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी। खुशी का एक कारण ये भी होता था कि अगले 12 महीने तक की यह जिम्मेदारी निबट गई। इसके अलावा मेरी खुशी का दूसरा बड़ा कारण ये होता था कि इसके बाद मुझे बाहर गलियों में खुले पैदल घूमने की छूट मिलती थी ताकि मैं बोधिसत्वों को चढ़ाए जाने वाले विशाल तोरमा देख सकूं। ये तोरमा मक्खन से बनी हुई रंग बिरंगी विशाल कलाकृतियां होती थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। इसके अलावा कठपुतलियों के खेल, सैनिक टुकड़ियों द्वारा बजाए जाने वाला संगीत तथा त्योहार का मेरे लिए बहुत आकर्षण होता था। जोखांग मंदिर तिब्बत का सबसे पवित्र माना जाने वाला मंदिर है। इसे 7वीं शताब्दी में तिब्बत के महान राजा सोंगसेन गोम्पो ने अपनी नेपाली रानी भरिकुटी देवी द्वारा लाई गई मूर्ति के लिए बनवाया था। सोंगसेन गोम्पो की 4 अन्य रानियां भी थीं, जिनमें से 3 तिब्बती और एक तांग घराने के दूसरे चीनी राजा की बेटी राजकुमारी वेंगचेन कोंजो थी। बाद की शताब्दियों में यह मंदिर फैलकर लगातार बड़ा होता रहा।
जोखांग मंदिर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पत्थर का वह स्मारक है जो तिब्बत की शानदार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रमाण है। पत्थर के इस स्तंभ पर तिब्बती और चीनी भाषा में तिब्बत और चीन के बीच 821-22 में हुई शांति संधि का आलेख खुदा हुआ है, जो इस प्रकार है। तिब्बत के चमत्कारी दैवी शक्ति वाले महान राजा और चीन के महान राजा हुआंगती, जो कि चाचा भतीजे हैं, के बीच सलाह के बाद दोनों राज्यों के बीच गठबंधन की सहमति हुई है। इन दोनों ने एक महान संधि तैयार की है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। देवता और मनुष्य सभी इस संधि के गवाह हैं ताकि इसमें कभी भी परिवर्तन न किया जा सके। इसी दृष्टि से इस संधि का यह विवरण इस पत्थर के स्तंभ पर खुदवा दिया गया है ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इसकी जानकारी रहे। चमत्कारी दैवी शक्ति वाले त्रिसोंग दैत्सेन और चीनी राजा वेन वू सियाओते हुआंगती, जो कि चाचा और भतीजे हैं, उन्होंने दूरगामी विवेक का प्रयोग करते हुए, ताकि दोनों देशों के कल्याण को आज या भविष्य में किसी तरह की हानि न हो, अपनी पक्षपातहीन दया को पूरे क्षेत्र में बांटने का फैसला किया है। अपनी अपनी प्रजा की शांति और कल्याण के लिए काम करने की एकमात्र इच्छा के साथ ये दोनों दीर्घकालिक शुभ इच्छा को लागू करने के ऊंचे कार्य के लिए सहमत हुए हैं, तथा इन दोनों ने यह महान संधि इसलिए की है कि पुरातन काल से चली आ रही आपसी मैत्री और एक दूसरे के प्रति सम्मान तथा मैत्रीपूर्ण पड़ोसी वाले भाईचारे को फिर से स्थापित किया जा सके। तिब्बत और चीन अपनी मौजूदा राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करेंगे। पूर्व में महान राष्ट्र चीन है और पश्चिम में बिना किसी संशय के महान देश तिब्बत है। आज के बाद दोनों में से कोई भी देश न तो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेगा न दूसरे की भूमि छीनेगा। यदि कोई भी व्यक्ति संशय का कारण बनता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसके कामकाज की जांच की जाएगी और उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। अब जबकि दोनों देशों ने इस महान संधि के आधार पर दोस्ती कर ली है, इसलिए अब यह आवश्यक है कि एक दूसरे के यहाँ पुराने रास्ते से दूतों का आदान प्रदान फिर से शुरू किया जाए ताकि चाचा और भतीजे के बीच मधुर संबंधों को बनाए रखने के लिए तथा आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके। पुरानी परंपरा के अनुसार चियांगशुन दर्रे के निचले चरण पर, जो तिब्बत और चीन की सीमा है, घोड़े बदले जाएंगे। सुयुयुंग बैरियर पर चीन वाले तिब्बती दूतों से मिलेंगे और उन्हें आगे के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। चिंगशुई पर तिब्बत वाले चीनी दूतों से मिलेंगे और आगे के लिए उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। दोनों और उनके साथ परंपरागत सम्मान का वैसा व्यवहार होगा जैसा कि चाचा और भतीजे के बीच मैत्री संबंधों के अनुसार होना चाहिए। दोनों देशों के बीच किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जो चिंतित करने वाला हो और शत्रु जैसा शब्द बोला भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि सीमाओं पर तैनात रक्षकों को भी एक दूसरे के प्रति संशय या डर नहीं होना चाहिए ताकि वे धरती और बिस्तर का सुविधा से इस्तेमाल कर पाएं। सभी शांति से रहेंगे और सुख का वरदान 10,000 साल तक भोगेंगे। इन संबंधों की प्रसिद्धि उन सब स्थानों तक पहुँचेगी जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की पहुँच है। इस संधि से एक ऐसे महान युग का सूत्रपात होगा जिसमें तिब्बती जनता तिब्बत की भूमि पर प्रसन्न रहेगी और चीन की जनता चीन की भूमि पर। इस संधि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सके। इस दृष्टि से धर्म के त्रिरत्नों, संतों के संग, सूर्य और चंद्रमा, ग्रहों और सितारों का आह्वान किया जाता है कि वे इस संधि के साक्षी रहें। इस बारे में अपनी इच्छा से कसम भी खाई गई है और इसके लिए पशुओं की बलि भी दी गई है तथा संधि पर अपनी अपनी ओर से पुष्टि भी की गई है। अगर दोनों पक्ष इस संधि के अनुकूल व्यवहार नहीं करते या फिर इसका उल्लंघन करते हों तो भले ही वह तिब्बत हो या चीन, इसके जवाब में की गई किसी भी कार्रवाई को संधि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तिब्बत और चीन के राजाओं तथा मंत्रियों ने इस बारे में आवश्यक कसम खाई है तथा समझौते को विस्तार से लिखा गया है। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी मुहरें इस पर लगाई हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए मंत्रियों ने इस संधि पर अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं और इनकी प्रतियां एक दूसरे के राजकीय दस्तावेजों में शामिल कर ली गई हैं। जोखांग में मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था जो कि मंदिर की छत था। यहाँ से मैं न केवल भवन के मुख्य हिस्से को देख सकता था बल्कि यहाँ से नीचे का बाजार भी दिखाई देता था।
दक्षिण की ओर खुलने वाली खिड़की में से मुझे मुख्य राजसभा कक्ष दिखाई देता था, जिसमें मैं भिक्षुओं को पूरा दिन मंत्रों का जाप करते हुए देख सकता था। ये भिक्षु बहुत संयत व्यवहार वाले थे और अपने कार्य में लगे रहते थे। पूर्व दिशा वाली खिड़की काफी अलग तरह की थी। इस खिड़की में से मैं नीचे का अहाता देख सकता था, जहां मेरे जैसे नए भिक्षु इकट्ठे होते थे। मैं ये देखकर बहुत हैरान होता था कि वे आपस में झगड़ा भी करते थे और कई बार आपस में मारपीट भी करने लगते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं कई बार चुपचाप नीचे उतर जाता था ताकि मैं उन्हें नज़दीक से देख सकूं। लेकिन वहाँ जो कुछ होता था उसे देखकर मुझे यकीन नहीं होता था। एक तो वे अपनी प्रार्थनाएं उस तरीके से नहीं पढ़ते थे जैसा उन्हें पढ़ना चाहिए था। वे उन्हें केवल गाते भर थे, और वे भी केवल उस हालत में जब वे मुंह खोलने का फैसला करें। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो शायद इतना भी नहीं करते थे और पूरा समय केवल खेलते रहते थे। उनके बीच आपसी झगड़े उठ खड़े होना बहुत सामान्य बात थी। झगड़े में वे अपने लकड़ी वाले कटोरे निकाल लेते थे और उन्हें एक दूसरे के सिर पर फोड़ते थे। इस सब को देखकर मुझमें एक अजीब प्रतिक्रिया होती थी। एक ओर तो मैं खुद को ये समझाता था कि ये भिक्षु एकदम नालायक हैं, लेकिन दूसरी ओर मुझे उनसे ईर्ष्या भी होती थी। उन्हें दुनिया भर में किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, लेकिन जब उनके ये झगड़े हिंसक रूप ले लेते तब मैं डर जाता और वहाँ से हट जाता। पश्चिम की ओर मैं खिड़की में से बाजार का दृश्य देख सकता था। स्वाभाविक तौर पर मुझे इस खिड़की में से देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा करते समय मुझे जासूस की तरह काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं सामने आकर लोगों को देखता तो वे भी मुझे देख सकते थे। अगर वे मुझे देख लेते तो नतीजा ये होता कि सभी लोग वहां दौड़े आते और साष्टांग करते हुए सड़क पर लेट जाते। इसलिए मैं हमेशा छिपकर पर्दे के पीछे से ये दृश्य देखा करता था। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। मुझे याद है कि पहली या दूसरी बार जब मैं जोखांग में रहने गया तब मैं 7 या 8 साल का था। तब मैंने एक बार बहुत खराब हरकत की। लोगों की भीड़ मेरे लिए बहुत कौतूहल की बात थी। मैंने पर्दे के पीछे से अपना पूरा सिर बाहर निकाल लिया, लेकिन शायद मेरी इतनी धृष्टता ही काफ़ी नहीं थी। मुझे याद है कि मैंने वहीं से थूक के गुब्बारे नीचे फेंकने शुरू किए जो उन लोगों के सिर पर गिरे जो बहुत नीचे महल के निकट आ गए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस घटना के बाद युवा दलाई लामा ने कुछ आत्म अनुशासन सीख लिया था। बाजार की दुकानों की तरफ ताक-झांक करने में मुझे बहुत मजा आता था। मुझे याद है कि एक बार मैंने वहां लकड़ी की बंदूक देखी। मैंने किसी को वहां भेजा कि मेरे लिए बंदूक का वो मॉडल खरीद लाए। मैंने उसे इसके लिए कुछ धन भी दिया। ये धन उस चढ़ावे में से था जो दर्शन करने के लिए आने वाले तीर्थयात्री चढ़ाकर जाते थे। हालांकि मुझे इस धन को खुद छूने की मनाही थी, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कुछ पैसे मार लिया करता था। वास्तविकता यह है कि आज भी मेरा इस धन से सीधे सीधे कुछ भी संबंध नहीं होता। मेरी सारी आमदनी और खर्चे को देखने का काम मेरा निजी कार्यालय करता है। जोखांग में रहने का एक और सुख ये था कि मुझे सफाई कर्मचारियों में से नए लोगों के साथ दोस्ती बनाने का मौका मिलता था। हमेशा की तरह मेरा सारा खाली समय उन लोगों के साथ बीतता था। मुझे लगता है कि वे भी मेरी तरह तब उदास हो जाते थे जब मुझे वहां से जाना होता था। एक बार मुझे याद है कि जब मैं वहां आया तो पिछले साल वहां जो सहायक थे उनमें से कोई भी मुझे वहां नहीं मिला। मैं हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं उनसे मिलने को बहुत उतावला था। उनमें से केवल एक ही पुराना सहायक वहां था। मैंने उससे जब कारण पूछा तो पता चला कि बाकी सभी 10 लोगों को चोरी के अपराध में निकाल दिया गया था। उसने बताया कि जब पिछली बार मैं वहां से गया तब वे लोग छत के रोशनदान से उतरकर मेरे कमरे में आए और सोने के दिए और दूसरी कीमती चीजें लेकर चंपत हो गए। तो इस तरह के दोस्त थे दलाई लामा के। मोनलम त्योहार का आखिरी दिन बाहर खुले में गतिविधियों का दिन होता था। सबसे पहले भविष्य में आने वाले बुद्ध यानी मैत्रेय की एक विशाल प्रतिमा का जुलूस शहर का बाहर से चक्कर लगाता था। इस बाहरी रास्ते को लिंगकोर कहा जाता था। मुझे बताया गया है कि अब चीनियों की मेहरबानी से लिंगकोर समाप्त हो गया है।
लेकिन शहर के विकास के बावजूद जोखान के आसपास चक्कर लगाने वाला रास्ता बारखोर अभी भी सलामत है। पुराने जमाने में कई तीर्थयात्री पुण्य कमाने के लिए जमीन पर साष्टांग करते हुए पूरे लिंककोर की लंबाई नापते थे। मूर्ति के जुलूस के बाद उत्साह का एक नया वातावरण बन जाता था, क्योंकि तब खेलकूद का कार्यक्रम शुरू होता था। इस कार्यक्रम में घोड़ों की दौड़ और लोगों की दौड़ें भी शामिल रहती थीं। घोड़ों की दौड़ कुछ असामान्य किस्म की थी, क्योंकि इसमें घोड़ों पर कोई व्यक्ति सवार नहीं होता था। उन्हें द्रेपुंग मठ से भी आगे जाकर छोड़ दिया जाता था और उसके बाद उनके मालिक और तमाशबीन उनके पीछे दौड़ते थे। लेकिन घोड़ों के वहां पहुंचने से कुछ पहले ही दौड़ में हिस्सा लेने वाले एथलीट भी अपनी दौड़ शुरू कर देते थे। ऐसा करने से एक अजीबोगरीब दृश्य पैदा हो जाता था, क्योंकि घोड़े और मनुष्य एक साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचते थे। लेकिन एक बार एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। दौड़ में शामिल कुछ धावकों ने शरारत के लिए दौड़ते हुए घोड़ों की दुम पकड़ ली और उनके पीछे फिसलते हुए मैदान में जा पहुंचे। रेस खत्म होने के बाद मुख्य प्रबंध अधिकारी ने उन लोगों को पकड़वा भेजा जिन पर इस शरारत का आरोप लगाया गया था। पता चला कि इनमें से ज्यादातर मेरे ही कर्मचारी थे। जब मुझे पता चला कि उन्हें सजा दी जाने वाली है, तब मुझे काफी चिंता हुई। आखिरकार मुझे उन लोगों के बचाव के लिए दखल करना ही पड़ा। मोनलम त्योहार के कुछ ऐसे पहलू भी थे जिनका लासा की जनता पर सीधा असर होता था। एक पुरानी परंपरा के अनुसार नगर का सारा प्रशासन देपुंग मठ के प्रधान को दे दिया जाता था। नगर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो अपने भिक्षुओं में से कुछ लोगों को नियुक्त करता था। इसका कड़ाई से पालन होता था और उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देना पड़ता था। जिस एक चीज पर मठ के प्रधान का बहुत ध्यान रहता था वह थी नगर की सफाई। इसका एक नतीजा ये होता था कि पूरे नगर के हर मकान की सफाई और सफेदी होती थी तथा गलियों को एकदम साफ कर दिया जाता था। एक बच्चे के तौर पर नववर्ष के त्योहारों का सबसे रोचक पहलू मिठाइयाँ होती थीं। परंपरा के अनुसार खब से रोटी तली जाती थी। हर साल त्योहारों के दौरान मेरा रसोई प्रमुख मेरे लिए कई तरह की पेस्ट्रियां बनाता था और कई तरह के आकार वाले खब से तले जाते थे। एक बार मैंने भी कुछ चीजें तलने का फैसला किया। ये सब करने में मुझे इतना मजा आया कि मैंने रसोई प्रमुख से कहा कि मैं अगले दिन तलने के लिए फिर आऊंगा। अगले दिन मेरे लिए जो तेल गर्म किया गया था वह एकदम नया था और पूरी तरह उबला हुआ नहीं था। मैंने ज्यों ही तलने के लिए खबसे को कढ़ाई में छोड़ा तो वह ज्वालामुखी की तरह फट निकला। खौलता हुआ तेल मेरी दाईं बांह के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण बांह के ऊपर छाले निकल आए। इस दुर्घटना की जो सबसे मुख्य बात मुझे याद है वह है मेरे एक बुजुर्ग रसोइये का व्यवहार, जो ढेर सारी नस्वार सूंघा करता था। उसे बहुत जल्दी जोश नहीं आता था, मगर मेरे हाथ पर गिरे तेल को देखकर वह तेजी से भागा आया। उस समय उसके हाथ में शायद क्रीम थी जिसे वह फेंट रहा था। उसने वही क्रीम मेरी बांह पर मलनी शुरू कर दी। आमतौर पर वह बहुत मजाकिया मूड में रहता था, लेकिन उस समय वह बहुत बुरी तरह परेशान दिख रहा था। उसकी नाक में से नस्वार की फुटकियां निकलकर लटक रही थी और चेचक के दानों से भरे चेहरे पर गंभीर मुद्रा लिए वह मेरी सहायता कर रहा था। उसका ये रूप मेरे लिए एकदम नया और हास्यास्पद सा था। सभी त्योहारों में से मुझे सबसे रोचक ओपेरा उत्सव लगता था, जो एक सप्ताह तक चलता था और उसमें कई तरह के गीतनाट्य प्रस्तुत किए जाते थे। ये समारोह 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता था। इसमें भाग लेने के लिए पूरे तिब्बत से नर्तकों, गायकों और अभिनेताओं के समूह आते थे। वे अपनी ओपेरा तथा दूसरी प्रस्तुतियां पीली दीवार के अहाते से ठीक बाहर खुले मैदान में करते थे। मैं भी इन कार्यक्रमों को देखने जाया करता था। मेरे लिए दीवार से लगे एक मकान में एक विशेष केबिन बना दिया जाता था, जहां से मैं समारोह को आसानी से देख सकता था। देखने वालों में सरकार के बड़े अधिकारी और उनकी पत्नियां भी शामिल रहती थीं। यह ऐसा अवसर था जब इन अधिकारियों की पत्नियों में अपने अपने गहने और कपड़े दिखाने की होड़ सी लग जाती थी। लेकिन ये होड़ केवल महिलाओं तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं थी। इस मौके पर नोरबुलिंका में काम करने वाले सफाई कर्मचारी भी होड़ में शामिल हो जाते थे। त्योहार से कई दिन पहले ही वे अपना बहुत सारा समय और ताकत इधर उधर से कपड़े और गहने आदि उधार लेने में लगाते थे।
गहनों में वे मूंगे पर विशेष बल देते थे। उनके लिए एक विशेष अवसर तब आता था जब उन्हें बागवानी के मुकाबले में शामिल फूलों के बड़े बड़े बर्तन उठाकर परेड में शामिल होना होता था। मैं अपने सफाई कर्मचारियों में से एक व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वह हमेशा एक खास किस्म का टोप पहनता था जिस पर उसे बहुत गुमान था। इसमें लाल रेशम का एक बहुत बड़ा दुपट्टा सा था जिसे वह बड़े करीने से अपनी गर्दन और कंधों पर लटकाए रखता था। समारोह में होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए आम लोग भी आते थे, लेकिन अधिकारियों की तरह उनके बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती थी। उन्हें जमीन पर ही बैठना होता था। नाटक आदि देखने के अलावा वे बड़े बड़े अफसरों की वेशभूषाएं भी देखने आते थे। उनमें से कई लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए हाथों में प्रार्थना चक्र मणि लेकर मेरे आवास के आसपास वाली पीली दीवार का चक्कर भी काट लेते थे। मणि एक घूमने वाला गोल डिब्बा होता है जिसके अंदर लिखी हुई प्रार्थनाएं रहती हैं। भक्त लोग मंत्र पढ़ते हुए इस चक्र को घुमाते रहते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए लासा की जनता के अलावा दूर दूर से भी लोग आते थे। उदाहरण के लिए खूबसूरत लंबी चोटियां और उनमें लाल फुन्ने लटकाकर शोक अंदाज में चलने वाले लंबे चौड़े पूरब के खंपा, दक्षिण से आने वाले नेपाली और सिक्किमी व्यापारी तथा छोटे कद वाले और दुबले पतले बंजारे। इस मौके पर हर कोई आनंद उठाने के मूड में रहता था, जिसमें आम तिब्बती को पूरी महारत हासिल है। हम लोग काफी हद तक ऐसे शांत और सीधे साधे लोग हैं जिन्हें अच्छे तमाशे और अच्छी पार्टियों से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा भी होता था कि मठों से कुछ भिक्षु कपड़े बदलकर सामान्य लोगों की तरह भीड़ में शामिल हो जाते थे, लेकिन ऐसा करने की उन्हें मनाही थी। कैसे खुशी भरे दिन थे वे। ओपेरा चलता रहता और दर्शक बैठे आपस में लगातार बतियाते रहते। उन्हें हर गीत और हर नृत्य की एक एक चाल मुंह जुबानी याद हो चुकी थी। सभी लोग अपने साथ पिकनिक वाले बर्तनों में चाय और छंद भरकर लाते थे और पीते रहते थे। जब मर्जी आती थी वे वहां आकर बैठते थे और जब मन हुआ उठकर चल देते थे। युवा माताएं वहीं बैठकर बच्चे को दूध पिलाती रहती थीं। बच्चे इधर उधर चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते फिरते थे तथा बीच बीच में रुककर किसी नए नर्तक को आंखें फाड़कर हैरानी से देख लेते थे। जब भी कोई जोरदार और रंग बिरंगी वेशभूषा वाला नर्तक मंच पर आता तब चुपचाप और गुमसुम बैठे हुए कुछ बुजुर्ग दर्शकों के चेहरों पर भी रौनक आ जाती। औरतें भी अपनी बातों को कुछ क्षणों के लिए रोककर उसकी तरफ देखने लगतीं। लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ पहले जैसा हो जाता। ये सब चलता रहता और सूरज पहाड़ी हवाओं में से धीरे धीरे नीचे उतरता रहता। सभी दर्शकों का ध्यान रंगमंच पर पूरी तन्मयता के साथ लगा रहे, ऐसा केवल तभी होता था जब मंच पर कोई हास्य नाटक चलता। कलाकार लोग भिक्षुओं, भिक्षुणियों, बड़े बड़े सरकारी अफसरों और यहाँ तक कि सरकारी भविष्यवक्ता जैसी वेशभूषा में मंच पर उतरते और एक एक करके सबकी जमकर खिल्ली उड़ाते। एक और महत्वपूर्ण त्योहार महाकाल का त्योहार होता था जो तीसरे महीने के 8वें दिन आता था। ये वह दिन होता था जिस दिन गर्मी की शुरुआत मानी जाती थी। उसी दिन सरकारी अधिकारी गर्मियों वाले कपड़े पहनना शुरू करते थे। यही वह दिन होता था जब मैं पोताला छोड़कर नूरबुलिका में रहने जाता था। 5वें महीने के 15वें दिन जामलिंग चिशांत का त्योहार पड़ता था। प्रार्थनाओं वाले इस त्योहार में भाग लेने के लिए भिक्षुओं, भिक्षुणियों और सरकारी अफसरों को पूरी तरह मनाही थी। एक सप्ताह के लिए लासा के लोग अपने तंबू और पिकनिक का सामान लेकर नगर के बाहर चले जाते थे और मौज मस्ती मनाते थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें इसमें भाग लेने की मनाही रहती थी वे भी चोरी छिपे और रूप बदलकर इसमें शामिल होते थे। इसके बाद 10वें महीने के 25वें दिन रोशनियों का एक विशेष त्योहार होता था। उस दिन तिब्बत में बौद्ध धर्म के एक महान संत सोनखापा का निर्वाण हुआ था। वे गैलुग्पा मत के जन्मदाता थे। उस रात घरों में ढेर सारे दिए जलाए जाते थे और मशालों के जुलूस निकाले जाते थे। इस दिन से सर्दी की शुरुआत होती थी और इसी दिन सरकारी अफसर सर्दियों की पोशाक पहनना शुरू करते थे। मैं भी बेमन होकर नूरबुलिका से पोताला के लिए प्रस्थान करता था।
मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं जल्दी ही इतना बड़ा हो जाऊं कि मैं भी 13वें दलाई लामा की तरह नोरबुलिंका से पोताला तक की समारोहपूर्वक यात्रा के बाद अगले दिन फिर से नोरबुलिंका में ही रहने के लिए लौट आऊं। इन सब के अलावा कई ऐसे त्योहार भी होते थे जो धार्मिक नहीं होते थे। उदाहरण के लिए घोड़ों का मेला जो पहले महीने में ही होता था। इसी तरह पतझड़ के दौरान एक और मेला लगता था जब दूर दूर से आने वाले बंजारे अपने साथ याक लाते थे जिन्हें वे कसाईयों के हाथ बेचते थे। मेरे लिए यह बहुत उदासी भरा मौका होता था। मुझे ये सोचकर भी बहुत कष्ट होता था कि इन बेचारे जानवरों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जब भी कभी मैं इन जानवरों को नोरबुलिंका के पीछे से बाजार की ओर ले जाते हुए देखता तब मैं किसी कर्मचारी को भेजकर इन जानवरों को खरीद लेता। इस तरह से मैंने कई बार कुछ जानवरों की जान बचाई। कुल मिलाकर शायद इनकी संख्या 10,000 या फिर उससे भी कुछ अधिक रही होगी। जब मुझे इसकी याद आती है तो मुझे लगता है कि इस खुराफाती लड़के ने भी आखिर कुछ तो अच्छे काम किए ही।